लेंस ओपेक था जैसे। मतलब लेंस आइडियली ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट, वी कैन सी थ्रू द लेंस, तो ही लाइट अंदर जाएगी, रेटिना पर फॉल होगी। इफ द लेंस बिकम्स लाइक दिस, लेंस ऐसा हो जाएगा, वहां पर ऐसे, लाइक हम ऐसा बोलते हैं ना कि क्षार जामी जाए, सो इफ इट बिकम्स ओपेक, लाइट कैन नॉट पास थ्रू द लेंस, सो लेंस बिकम ओपेक। ओपेक हो जाता है, उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। वो धीरे 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 करके, अगर इतना ज्यादा ओपेक हो गया, थोड़ा पहले इनिशियली ट्रांसल्यूसेंट रहता है कि थोड़ी थोड़ी लाइट जाएगी, सो उसको ब्लर दिखेगा, बट इतना ज्यादा उसके ऊपर लेयर हो गया है, तो उसकी वजह से कंप्लीटली ओपेक हो जाता है एंड कंप्लीट पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ओके, टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट विचार दें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, एनएसओ क्या है? यस, एग्जाम में ये वर्ड्स लिखे होंगे, आपको ऐसा लिखा गया होगा कि पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल, एंड ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे, तो वो वर्ड सुन के आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द कैटरेक्ट, राइट? सो सेनाइल कैटरेक्ट लिखा हो तो क्या समझना है? एजिंग की वजह से उसको हुआ है। देन कंजेनाइटल कैटरेक्ट मतलब हेरिडिटरी में ही है। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कुछ आंख में इंजरी हुई जिसकी वजह से लेंस खराब हो गया, एंड कुछ अदर डिजीज की वजह से होता है, तो हम बोलते हैं सेकेंडरी कैटरेक्ट। सेकेंडरी कैटरेक्ट कौन सी डिजीज की वजह से हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डीएम मायोपिया, एक्सेसिव यूवी रेडिएशन एक्सपोजर से अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म को यूज करता है। यस, डीएम है, मैटरनल रूबेला है, सीवियर मायोपिया है, या तो मायोपिया है पर पर्सन कुछ कर ही नहीं रहा है उसके मायोपिया के लिए, ना करेक्टिव ग्लासेस लेंसेज कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर में आ रहा है पेशेंट, एंड मेडिकेशन ले रहा है लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये सब की वजह से कैटरेक्ट सेकेंडरी हो सकता है। ओके, असेसमेंट फाइंडिंग्स, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट क्या है? Online students, what are the early signs of cataract? ब्लड विजन and color perception reduce. Yes, patient cannot differentiate the color. कलर अच्छे से परसीव नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे कैटरेक्ट बढ़ता रहेगा, लेंस ज्यादा ओपेक होता रहेगा, सो लेट साइंस क्या होगी? એટલે એટલે Okay. Online students, what are the late signs? Diplopia. Diplopia. What is diplopia? Vision. Double vision. Himakshi, your internet connection is not good. I cannot hear you clearly. आपकी आवाज आ रही है but clear नहीं आ रहा है. Please change your location or do something. Okay. Then another signs. Hmm. विजुअल एक्विटी डिक्रीज हो जाएगी, पेशेंट को अच्छे से दिखेगा नहीं, बिकॉज ब्लर विजन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज रेड रिफ्लेक्स? व्हाट इज रेड रिफ्लेक्स? ऑफ पर कर जा रहे हैं।
Online students, tell me what is ray reflection. If you don't know, Google it. I'm not gonna tell you. फिर हमें प्यूपिल भी पेशेंट की वाइट दिखेगी. दिस आर द लेट साइंस. सिनाइल कैटरेक्ट होगा तो क्या साइन होगी? ये तो होगी बट एक्स्ट्रा. यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिनाइल कैटरेक्ट में और क्या ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा along with early and late signs? पेन एंड आई रेडनेस. यस, पेन एंड रेडनेस ऑफ आईज देखने को मिलेगी एंड धीरे धीरे विजन लॉस होता जाएगा. व्हाट ट्रीटमेंट कैन बी डन विद द पेशेंट हैविंग कैटरेक्ट? देयर इज नो मेडिकल ट्रीटमेंट. पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल देन फार्माकोलॉजिकल, ऐसे नहीं जाएंगे. We don't have option. Yes, because we don't have option of non-pharmacological and pharmacological interventions for cataract. So directly surgery ही करनी पड़ेगी. क्या होता है सर्जरी में? Then okay, and then okay, online students, 3 स्टेप में सर्जरी होती है. What is that? First, removal of lens. Yes, हाँ बोलो. बोलो. रिमूवल ऑफ लेंस करेंगे, देन पार्शियल आइरिडेक्टोमी करा जाता है एंड देन लेंस इम्प्लांटेशन होगा. अब लेंस रिमूव करने के लिए भी 2 मेथड है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन एंड इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन? श्योर. લેન્સ આપણે રિમૂવ કરી દઈએ છીએ અને એમાં કેપ્સ્યુલ હોય છે પછી one of removal capsules અને lens લઈ Online students, what is extra capsular extraction and intracapsular extraction? वे लेंस रिमूव करे कैप्सूल से. Okay, so that is intracapsular. दैट इज एक्स्ट्रा. That is extra. And इंट्रा में कैप्सूल एंड लेंस दोनों निकालेंगे. एक्स्ट्रा कैप्सुलर में लेंस कैसे निकालते हैं हम? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, सेको इमल्सिफिकेशन. यस. सो ये मेथड है जिसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की मदद से लेंस को तोड़ देते हैं. फिर डॉक्टर वो सिर्फ लेंस निकाल देंगे. आफ्टर रिमूवल ऑफ लेंस अब हम आइरिडेक्टोमी करेंगे. क्यों आइरिडेक्टोमी करना जरूरी है? आइरिस टू प्रिवेंट द ग्लूकोमा. ग्लोकोमा. यस, बिकॉज चांसेस है, बिकॉज वी आर डूइंग सर्जरी इन द लेंस, सो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्लोजर हो जाएगा, आइरिस इरिटेट होके क्लोज हो जाएगा तो क्लोज एंगल एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो जाएगा. सो टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ दैट आइरिडेक्टोमी करते हैं एंड देन लेंस इम्प्लांटेशन करेंगे. इम्प्लांटेशन जरूरी नहीं कि जब सर्जरी की तभी कर देते हैं. डॉक्टर समटाइम्स आफ्टर 2 days और आफ्टर 1 week भी कर सकते हैं. बट ये चीज ध्यान रखनी है, 1 eye एट अ टाइम. दोनों आंखों की सर्जरी एक साथ नहीं करेंगे. ओके. फिर हमने उसके प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस देखे थे. क्या करेंगे प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस में? ओके. हम्म. Why all these things should be avoided? Okay, online students, tell me about pre-operative interventions. वाइटल्स ले लेंगे पेशेंट का, एनपीओ स्टेटस है कि नहीं, वो जितने टाइम पहले बोला है, देन कंसर्न लेना है, ये सब हमारे प्री ऑपरेटिव है. पोस्ट ऑपरेटिव क्या होगा, वो एजुकेशन हम देंगे. सो प्री ऑपरेटिव एजुकेशन हम देंगे. प्री ऑपरेटिव एजुकेशन में हम बोलेंगे पेशेंट को कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करे, बार बार आंखों को टच ना करे. देन पेशेंट को बेंडिंग डाउन, स्ट्रेनिंग, लिफ्टिंग या ऐसा रबिंग ऐसा कुछ नहीं करना है. बहुत जोर से खांसना भी नहीं है. क्यों? बिकॉज इससे आईओपी इंक्रीज होता है. तो सर्जरी के बाद ये सब ध्यान रखना होगा पेशेंट को.
देन सर पेशेंट को पहले ही बोल देंगे कि आफ्टर सर्जरी आपको दिन में बहुत बार लाइक आई ड्रॉप्स, अलग अलग तरह के 2-3 टाइप के आई ड्रॉप्स आपको दिन में बार बार आपको इंस्टिल करने होंगे आंख में, और ये 2 to 4 वीक्स तक आपको इंस्टिल करना होगा। देन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस दे देंगे। सो ओरल एंटीबायोटिक्स भी देना होगा, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, या तो आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं बिफोर सर्जरी। देन माइड्रेटिक मेडिकेशन, साइक्लोप्लेजिक्स दे देंगे। माइड्रेटिक, what does migratic medications does? Online students, migratic medication, Dilate. pupil dilation. What does the cycloplegic medications do? Paralyze muscle ने temporary ciliary muscle ने temporary paralyze कर Yes, so easily वो मूवमेंट ना करे तो इजीली हम लेंस निकाल पाएंगे। सो दिस इज द प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करना है? बेड पेशेंट का एलिवेट रखना है, सुपाई नहीं रखना है। चांसेस है कि सर्जिकल साइट पर एडिमा होगा एंड प्रॉब्लम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो ऑलवेज हेड ऑफ द बेड एलिवेट रखेंगे। पेशेंट अपनी बैक पर ऐसे सपोर्ट ले सकता है, या तो पेशेंट बैक पर बहुत टाइम से है, पीछे का पेशेंट को बहुत गर्म हो गया है, पेशेंट को पोजिशन चेंज करनी है। सो बैक से कौन सी पोजिशन दे सकते हैं हम? साइड लाइन बट नॉन ऑपरेटिव साइड। सो राइट साइड है सर्जरी, तो पेशेंट बैक से ऐसे नॉन ऑपरेटिव साइड टर्न हो सकता है, बट बेड स्ट्रेट नहीं करेंगे। पेशेंट हैज टू स्टे अप। बेड हम हेड ऑफ द बेड एलिवेट रखेंगे। देन पेशेंट की आंख पर पैच होगा, सो वो भी आई पैच भी हमें मेंटेन करना है। सो पेशेंट को हमें एनवायरमेंट से ओरिएंट कराना। नाउ पेशेंट कैन सी ओनली थ्रू वन आई। उसके जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जो भी उसकी चीज है, काम की चीज है, पेशेंट कुछ ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो नॉन ऑपरेटिव साइड पर, सो पेशेंट को इजीली दिखे, पेशेंट ग्रास्प कर सके। साइड रेल्स पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर हमारी हॉस्पिटल हमें अलाउ करे तो। एंड पेशेंट को एम्बुलेशन में भी हेल्प करनी होगी, बिकॉज पेशेंट को अभी एक आंख से ही देखना है। सो एक आंख के लिए हमें एम्बुलेशन में हेल्प करनी होगी। पेशेंट को डिस्चार्ज के वक्त आप क्या एजुकेशन दोगे आफ्टर सर्जरी? हम्म हम्म કેટલું? Sure. Question? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, क्या दोगे आप क्लाइंट एजुकेशन? बताओ क्या करना। ओके, वी कैन डेमोस्ट्रेट देम। या કેવી રીતે? કેમનો? मतलब आई एम यूजिंग द वाइप्स लाइक दिस एंड देन आई विल कीप इट। आफ्टर अगेन आई विल यूज दैट वाइप एंड वाइप्स यूज करवाना। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलो बोलो। देन कैटरेक्ट वाले क्या करते हैं? केवा ट्रांसपेरेंट? કેરફુલ રહેવું જોઈએ કે જે બાર ઓબ્જેક્ટ છે ને એમને નિયર જોવા જોઈએ, ડિસ્ટન્સ નું ખબર પડવી જોઈએ। जजमेंट प्रॉब्लम होगा। ओके, सो वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट कि आंखों पर स्ट्रेनिंग पड़े ऐसा कुछ नहीं करना है। लाइक डीम लाइट में रीडिंग कर रहे हो, डीम लाइट में कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, फोन ज्यादा यूज कर रहे हो, आंखों पर लाइक स्ट्रेन पड़े, स्ट्रेस पड़े, ऐसा काम नहीं करना है। फिर आंखें रब नहीं करनी है, लाइक कुछ हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, स्ट्रेनिंग प्रेशर से कॉन्स्टिपेशन है या ऐसा सब प्रेशर नहीं करना है। हैवी ऑब्जेक्ट, कितना हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा लिफ्ट नहीं करता, मोर देन 5 पाउंड। 5 पाउंड तक पेशेंट लिफ्ट कर सकता है, मोर देन दैट पेशेंट को लिफ्ट नहीं करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है पेशेंट को, तो हम पेशेंट को लाइक फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे, हाई फाइबर डाइट करेंगे, एम्बुलेशन करवाएंगे, एंड लास्ट में सॉफ्टनर्स और लेक्सेटिव्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग भी ध्यान रखना है, उसकी वजह से भी आईओपी इंक्रीज होता है। सो हमें लगता है कि पेशेंट नोजिएटेड है तो हम एंटीएमेटिक पहले ही दे देंगे। क्रोनिक कॉफिंग में भी पेशेंट को आईओपी भी इंक्रीज होता है। अगर पेशेंट को ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वी नो द पेशेंट कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि पेशेंट को कॉफिंग हो रहा है, सो हमें उस वक्त कॉफिंग इज नॉट लाइक सीरियस केस, राइट, बट अभी उसकी सर्जरी हुई है, सो कॉफिंग की वजह से आईओपी इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो कॉफिंग हमें पहले मैनेज करना होगा, सो हम एंटीट्यूसिव्स और वो सब दे देंगे। सो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, वी नो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो पहले वो ट्रीट करना है। देन
ड्रेसिंग चेंज रेगुलरली करना है, आई ड्रॉप्स मेडिकेशन प्रॉपरली एडमिनिस्टर करनी है, तो उसके लिए आप सिखाओगे कि कैसे करना है, कब करना है। पेशेंट को अगर एक्सेसिव ड्रेनेज हो रहा है, टीयर प्रोडक्शन हो रहा है, सो स्टेराइल कॉटन स्वेब, हम पेशेंट को जैसे ड्रेसिंग मटेरियल देते हैं वैसे स्टेराइल कॉटन स्वेब का पैकेट भी हम देंगे। पेशेंट को वन एट अ टाइम सिंगल यूज करना है फ्रॉम इनर टू आउटर कैंसर, देन पेशेंट हैज टू डिस्कार्ड दैट कॉटन। अभी भी ड्रेनेज है, सो अगेन नया कॉटन बॉल लेके उसको वाइप करना है, सेम कॉटन बॉल पेशेंट ऐसे यूज नहीं कर सकता। देन लेंस इम्प्लांटेशन नहीं हुआ होगा तो पेशेंट को ग्लासेस पहनाए गए होंगे, वो ग्लासेस में पेशेंट को लाइक अकोमोडेट करना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़े मैग्नीफाइंग मटेरियल जैसे होते, सो पेशेंट को सारी दूर की चीजें नजदीक दिखेगी। सो जब पेशेंट सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो उसको लगेगा कि सीढ़ी यहाँ पर है, बट वो होगी नहीं एक्चुअली, सो देयर इज अ चांस ऑफ फॉल। सो पेशेंट को वो सब एडजस्ट करके उसको लाइक जजमेंट लेना होगा डिस्टेंस का कि कितने दूर है। कुछ कुछ चीज आ रही है तो पेशेंट को नजदीक दिखेगी बट वो होगी एक्चुअली दूर, सो ऐसे पेशेंट को प्रॉपरली अकोमोडेट करना होगा। एंड यस, कॉन्टेक्ट लेंसेज भी आते हैं, जो हमने ग्लासेस देखे उसके उसके ऑल्टरनेटिव में कॉन्टेक्ट लेंस आता है, बट हमारे यहाँ मैंने तो किसी पेशेंट को कैटरेक्ट के बाद कॉन्टेक्ट लेंस वाला नहीं देखा है, ग्लासेस वाला ही देखा है। उसमें ये सारे प्रॉब्लम नहीं होते हैं, बट उसमें अगर कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हैं पेशेंट तो उसको प्रॉपरली पहनना आना चाहिए। अगर वो मास्टरी नहीं है उसकी तो हम अवॉइड करेंगे कॉन्टेक्ट लेंस लेना, उससे बेटर है कि वो ग्लास ही चश्मे ही पहने। देन आई इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट थोड़े दिन के लिए होगा, दैट इज कॉमन, दैट इज एक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम, वो भी पेशेंट को बोलना है। पेशेंट को क्या बोलना है कि अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, कम हो गया है, लाइक इंप्रूव होने की जगह वैसा ही है या तो और खराब हो गया है, सीवियर आई पेन हो रहा है, देन आई एकदम रेड हो गई है, आई में से डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, सो ये सारी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है, दिस आर अनएक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स। सो ऐसा होता है, सो इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करें। फिर हमने देखा था ग्लॉकोमा, व्हाट इज ग्लॉकोमा? क्या बोलते हैं? क्यों आईओपी लाइक? बराबर बट किसका ड्रेनेज? एक्यूरेसी ये અને બીજું એનું પ્રોડક્શન વધારે yes, online students, what is glaucoma? What is glaucoma? What is glaucoma, online students? એ બાજુ નહીં, આ બાજુ, આઈ મીન લેફ્ટ સાઈડ, કદાચ થઈ જશે. ના તો પાસ થઈ ગયો. ચાલશે, રહેવા દો. આ બંધ થઈ જશે. જે ફાસ્ટ થયો ને એની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ રાખ, આ બાજુથી નીચેથી. ओके, सो ग्लॉकोमा मीन्स आईओपी इंक्रीज हो जाता है, उसको ग्लॉकोमा बोलते हैं। आईओपी इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर एक फ्लूइड है जो कौन प्रोड्यूस करता है? सिल्वियरी ओके, एंड ड्रेनेज कहाँ से होता है? कैनल ऑफ सेंट
कैनल ऑफ स्कैल्प, राइट। सो ये बैलेंस मेंटेन होता है, सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस करेगी जितना है उतना आईज में रहेगा, एक्स्ट्रा ड्रेन हो जाएगा और फिर सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है। सो अगर वो बैलेंस में प्रॉब्लम हो गया, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या तो ड्रेनेज नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आईओपी बढ़ जाएगा। आईओपी बढ़ता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे पेरिफेरल विजन पहले चला जाता है एंड धीरे 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 करके सेंटर का चला जाएगा एंड लास्ट में अल्टीमेटली पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। सो पहले तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उसको ग्लूकोमा है, बिकॉज पेशेंट को अननोटिस लगेगा कि उसको साइड का पेरिफेरल नहीं दिख रहा है, उसको सेंटर का अच्छे से दिख रहा है, साइड्स का उसको नहीं दिख रहा है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। जितना कम हो जाएगा फिर पेशेंट को आइडेंटिफाई होगा कि मुझे आजू बाजू ब्लैक दिख रहा है, सिर्फ सेंट्रल विजन आ रहा है। सो धीरे धीरे पेशेंट को ऐसे होगा। ओके, yes, now tell me about the types of glaucoma. ओपन ग्लूकोमा एंड क्लोज। Okay, what is the difference, क्या होता है? open angle का tunnel vision. I'm not asking about sign and symptoms. Explain me the types. Open angle chronic છે. Okay. એક osmolar progressive છે, એમાં partial blockage of the drainage છે એના થશે. એમાં entrance જે opening છે entrance ની એક clear હશે. જે aqueous humorous નું flow જે normal હોવું જોઈએ એ એનાથી slow થઈ જાય છે. Drainage का कि production? Drainage નો slow થઈ જાય. slow થઈ જાય છે. એના લીધે જે પ્રેશર છે એ ગ્રેજ્યુઅલી લોંગ ટાઈમ માટે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે અને એના લીધે પેરિફેરલ લોસ થાય છે અને સેન્ટ્રલ વિઝન પણ હોય છે. પછી gradually ये પણ જતું રહે. Okay, what is angle closure? એંગલ ક્લોઝર એક્યુટ છે, આ સડન થાય છે અને બ્લોકેજ છે બીકોઝ ઓફ એક્યુટ હ્યુમરસ ડ્રેનેજ બરાબર નથી થતું એના લીધે. પછી પ્રેશર So there is a problem with the drainage in the from the trabecular meshwork, like canal of scalp. આમાં છે સાઈડમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે કેમ કે જે પીપલ છે ને ડાયલેટ થઈ જાય છે અને જે લેન્સ છે ને આઈરિસ ની બેક પર સ્ટક થઈ જાય છે એટલે એન્ટીરિયર પોર્શનમાં નથી જતું એના લીધે એંગલ ક્લોઝર. Okay. Online students, tell me about the difference. What is POAG? What is PSEG? Chalo, bolo, this is so important. Like you have to understand. एक सिंपल वर्ड्स में भी आप याद रख सकते हो. POAG ओपन एंगल में क्या है? आइरिस एंड कॉर्निया के बीच का जो एंगल है वो ओपन है, दैट इज व्हाई इट इज ओपन एंगल. तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? कैनल ऑफ स्कैल्प में, कि फ्लूइड जा तो रहा है वहां पर बट जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, बिकॉज कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ फंस गया है कैनल ऑफ स्कैल्प में. सो धीरे 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 वो ड्रेन हो रहा है. सो ये क्रोनिक कंडीशन है, इट विल डेवलप स्लोली, ऐसे सडनली नहीं हो जाता. एंगल क्लोजर में क्या है? आइरिस एंड प्यूपिल के बीच का जो एंगल है वो बंद हो गया है, लाइक रास्ता बंद हो गया है. कैनल ऑफ स्कैल्प जो ट्रेबिकुलर मैश वर्क है वो तो ओपन है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वो बोल रहा है कि फ्लूइड आने तो मैं भेज दूंगा, बट फ्लूइड जाएगा कहाँ से वहां तक? बिकॉज रास्ता बंद है. सो क्यों रास्ता बंद हो गया? सम ऐसी कंडीशन है लाइक प्यूपिल डायलेशन हो जाता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, तो उसमें प्यूपिलरी डायलेशन हो जाता है. सो उसकी वजह से आइरिस एंड कॉर्निया के बीच का एंगल जो है वो नैरो हो जाता है. सो रास्ता बंद है. एंड ओपन एंगल में रास्ता खुला है, दैट इज व्हाई इट इज ओपन, बट कैनल ऑफ स्कैल्प में जो ट्रेबेक्युलर मैशवर्क है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है. सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस. ओके, नाउ टेल मी अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स. दोनों टाइप में अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? दोनों कंडीशन में व्हाट आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स? अर्ली साइन एंड सिम्टम्स दोनों में सेम है. फर्स्ट पॉइंट देखो, मतलब જે આઈ છે જે ઓબ્જેક્ટ છે એ આઈસ ઉપર ફોકસ હોવી જોઈએ એ નથી થતી બરાબર. No. Online students, what are the early signs? आज मूड नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का पढ़ने का, राइट?
अकोमोडेशन डिक्रीज થઈ જશે એડજસ્ટ नहीं કરી શકે आई हाँ, सो कैसे, व्हाट डू मीन बाय दिस? हम कभी भी आई एग्जामिनेशन करते हैं तो परला स्कोर लिखते हैं, लाइक सो परला में ए स्टैंड्स फॉर अकोमोडेशन, सो व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन? लेंस एडजस्ट नहीं करी ओके, सो किस में एडजस्ट नहीं हो पाएगा? अकोमोडेशन मीन्स एडजस्टमेंट, किस में? સડનલી આપણે એક વસ્તુ પરથી બીજી વસ્તુ પર જોઈએ તો એ ઓબ્જેક્ટને રિફ્લેક્ટ સડનલી એડજસ્ટ નહીં થઈ શકે જોઈ નહીં શકે એવું No, you are little bit correct but little bit incorrect. Object change, that is correct, but there is one word, distance. मैं अभी यहाँ पर देख रही हूँ, मेरे पास बॉटल है, ओके, सडनली आई एम चेंजिंग माई विजन टू द फार सीन्स। सो हमारी आईज जैसे ही आप नियर कुछ ऑब्जेक्ट से फार ऑब्जेक्ट को देखते हो, हमारे जो लेंस है वो इजीली अकोमोडेट हो रहा है। नजदीक का विजन देखने के लिए उसको एडजस्ट होना पड़ता है, दूर का विजन देखने के लिए उसको एडजस्ट होना पड़ता है। सो सडनली नॉर्मल पर्सन कैन एडजस्ट सडनली। आप नजदीक का सडनली दूर देखोगे, मैं किसी आपको एक चीज दिखाऊं, जब आप आई एग्जामिनेशन करते हो, परला स्कोर आपको असेसमेंट करना है, तो अकोमोडेशन कैसे चेक करोगे? पेशेंट को कुछ नजदीक की चीज दिखाओगे, लाइक दिस पेन, पेशेंट ने देखा, पेशेंट को बोलोगे कि वो चीज क्या क्या दिख रहा है आपको ऐसे दूर। सो जैसे ही पेशेंट देखेगा, हेल्दी इंडिविजुअल्स के लेंस इजिली अकोमोडेट कर पाएंगे और आपको बताएगा कि हाँ वहां पर ये है। बट जिसको ये प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक इट विल टेक 2 minutes टू फोकस कि एग्जैक्टली क्या है। सो जो सडनली डिस्टेंस चेंज हुआ, जो ऑब्जेक्ट है, नजदीक का और दूर का ऑब्जेक्ट देखने में जो एडजस्टमेंट होता है, वो एडजस्टमेंट डिमिनिश हो जाएगा। सो इजीली आईज एडजस्ट नहीं कर पाएगी, सो दैट इज अकोमोडेशन। यू हैव टू चेक दिस, परला स्कोर चेक करते हैं तब ये हमें चेक करना पड़ता है। एंड दूसरी है कि आईओपी इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अर्ली साइन। अब स्पेसिफिकली पेशेंट को ओपन एंगल है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? visual changes, slow जैसे Okay, online students, what are the sign and symptoms specifically? So patient का एक तो accommodation decrease हो जाएगा, IOP increase हो जाएगा, that is common, and then POAG है, मतलब उसको ये पेनलेस है, उसको आंखों में कुछ पेन नहीं होगा। दिस इज क्रोनिक कंडीशन, धीरे धीरे हो रहा है। सो जो विजन चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे जो विजन चला जाता है पेरिफेरी में से, वो भी धीरे धीरे होगा। सो विजन चेंजेस जो है वो भी ग्रेजुअल हो रहा है, स्लोली हो रहा है। एंड विजन कैसा आएगा? लास्ट में टनल विजन आएगा, आजू बाजू का ब्लैक हो जाएगा, बीच का सेंटर का ही उसको दिखेगा। अगर एंगल क्लोजर है तो ओके, एंड इट इज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, પેરિફેરલ અને સેન્ટ્રલ વિઝન લોસ થશે બોથ વિઝન્સ यस, and सडनली बंद हो जाएगा। देन સરાઉન્ડિંગ ધ લાઇટ હેલોસ વિઝન હશે ओके, सो सडनली अचानक से पेशेंट का क्लोजर हो गया, लाइक दोनों का रास्ता ब्लॉक हो गया है, राइट, आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में। सो सडनली पेशेंट को ब्लर विजन होगा एंड सेंट्रल पेरिफेरल विजन सडनली वो चला जाएगा। पेशेंट को लाइक लाइट के आसपास हेलो रिंग्स देखने को मिलेगी। देन पेशेंट को पेन होगा आईज में, ऑक्यूलर एरिथमा होगा, एंड समटाइम्स कुछ पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होता है। सो दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसे साइन एंड सिम्टम्स अगर क्वेश्चन में लिखे हो तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन है ऐसे आपको मैनेज करना होगा। सो क्या करोगे आप? चलो, इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गई, आपको पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स देख के लगा कि पेशेंट को एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा है, तो ओके, सो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें अभी के अभी इमीडिएट इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी, राइट। अब सर्जरी ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट आ गया सीधा ओटी में ले दिया, वी हैव, इट विल टेक एटलीस्ट 1 hour। पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, मेडिकेशंस देंगे, ऐसा सब उसमें 1 घंटा लग जाएगा। तो 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? सो 1 घंटे में फिर हमें पेशेंट को लाइक मेडिकेशंस देनी होगी जिससे आईओपी डिक्रीज हो, लाइक बीटा ब्लॉकर्स है, वो सारी मेडिकेशंस जो है वो हम देंगे जब तक पेशेंट को ओटी में शिफ्ट नहीं कर देते, तब तक पेशेंट की कंसर्न एंड जो भी प्री ऑपरेटिव हमें इंटरवेंशन करनी है वो कर देंगे। एंड लास्ट में हमें पता है दैट द ओनली ऑप्शन इज सर्जरी। कौन सी सर्जरी करनी है?
आइरिडेक्टोमी, पार्शियल और पेरिफेरल आइरिडेक्टोमी करेंगे। सो जिससे जो रास्ता है वो एटलीस्ट खुल जाए, बिकॉज ट्रेबेक्युलर मेशवर्क तो ओपन है, वहां पर कैनल ऑफ स्कैल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो फ्लूइड इजीली अंदर जा सके। सो हमें इमरजेंसी में सर्जरी करनी होगी। सर्जरी में ले जाने से पहले पेशेंट को मेडिकेशन देनी है कि 1 घंटे तक ज्यादा बढ़ ना जाए। फिर आप कुछ करोगे ही नहीं, एंड हम सिर्फ वो काम में लग गए, कंसल्ट लेने के काम में, पेशेंट को यूनिफॉर्म पहना है और वो सब काम करने में लग गए, आईओपी तो बढ़ता ही रहेगा। सो पेशेंट कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा, और एक बार ब्लाइंडनेस हो जाती है तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, राइट? जो डैमेज हुआ है वो ठीक नहीं कर पाएंगे। फर्दर डैमेज को अटकाने के लिए हमने सर्जरी की। सो पहले उसको मेडिसिन दे दो कि 1 घंटे या आधा घंटे पेशेंट वेट करना पड़े तो डैमेज रुक जाए। फिर ओपन एंगल वाला पेशेंट है तो उसको क्या करोगे? मतलब ओके, सो ओपन एंगल वाले पेशेंट है, उनमें पेशेंट को पहले सर्जरी नहीं करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन दे के ही मैनेज करेंगे, फार्माकोलॉजिकल मेथड से ही मैनेज करेंगे। उससे मैनेज नहीं हो रहा है तभी हम सर्जरी करेंगे, राइट? सो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन देनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ क्रोनिक कंडीशन। ठीक नहीं हो जाएगा, वो मेडिसिन ली फिर ठीक हो गया फिर बंद हो गई, नो, इट इज अ क्रोनिक कंडीशन। जब तक पेशेंट जिंदा रहता है तब तक उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। सो मेडिकेशन में 3 टाइप की कॉमन दी जाती है। एक तो मायोटिक मेडिकेशन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स दिया जाता है, एंड बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है। अब पेशेंट को मेडिकल और ब्रेसलेट पहन के रखना पड़ेगा, सो सबको पता चले कि इसको ये प्रॉब्लम है। अगर कुछ हो जाता है तो पता लगे कि इसको ये प्रॉब्लम है ग्लूकोमा, तो उसको प्रॉब्लम हुआ है तो शायद क्लोजर हो गया होगा, तो इमीडिएटली वो हॉस्पिटल लेके जा सके। देन एंटीकोलिनर्जिक्स मेडिकेशन अवॉइड करनी है, जिससे आईओपी इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज वो फ्लूइड रिटेन करके रखता है बॉडी में, सो आंख में भी रिटेन रह जाएगा तो आईओपी इंक्रीज हो जाएगा। पीएचसीबी को कोई भी लाइक मेडिकेशन लेनी हो, उसको फीवर है कुछ भी, ओटीसी जो मेडिकेशन है वो बिना पूछे नहीं ले सकता, पीएचसीबी को कंसल्ट करे बगैर कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है। एंड पेशेंट को बोलना है कि अगर सडनली आंखों में दर्द हो रहा है, हेलोस दिख रहे हैं, ब्लर विजन आ गया है, सो इट इंडिकेट्स ओपन में से क्लोज हो गया है, एंड दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। अब आप ये ट्रीटमेंट दे रहे थे, इसकी इतनी ही ट्रीटमेंट है, बट ट्रीटमेंट देने की वजह से कुछ लाइक जो विजन है वो वहां पर अटक जाना चाहिए, वो प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए। लाइक मेडिकेशन चालू है तो, बट अभी भी वो जो डैमेज है वो प्रोग्रेस हो रहा है, राइट? सो दिस इंडिकेट्स कि हमारी मेडिकेशन काम नहीं कर रही है। सो अब हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी क्या कौन सी करेंगे ओपन एंगल के लिए? मतलब ओपन एंगल में प्रॉब्लम कहाँ पर था? कैनाल ऑफ स्केल। कैनाल ऑफ स्केल में ऐसे ट्रेबेक्युलर मैश वर्क होता है, जाली जाली जैसा होता है कि जिसमें से फ्लूइड जा सके। सो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन था। सो व्हाट वी आर डूइंग, जो ट्रेबेक्युलर मैश वर्क है उसको ही निकाल देंगे तो रास्ता खुल गया। एंगल तो ओपन ही था, रास्ता वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन था, राइट? सो वो हमने खोल दिया कि जिससे वो इजिली एक्वियस ह्यूमर ड्रेन हो सके एंड वो मिक्स हो जाए सर्कुलेशन में। अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो? Okay, so let's start new condition, that is retinal detachment. What do you mean by retinal detachment? नाम पढ़ के क्या लग रहा है, क्या होगा? कहाँ से सेपरेट होगा? Retinal, it is not written here. Online कोरोइड। student? हाँ, ओके, सो रेटिनल डिटेचमेंट, रेटिना डिटेच हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। कहाँ से सेपरेट होता है? सो वी नो रेटिना इज अटैच्ड टू द कोरोइड लेयर है, एंड ये रेटिनल लेयर है। सो रेटिना इज अटैच्ड टू कोरोइड, कोरोइड से सेपरेट हो गया। रेटिना के पास सिर्फ फोटो रिसेप्टर्स एंड नर्व फाइबर्स है। रेटिना को ब्लड पहुंचाता कौन है? कोरोइड पहुंचाता है। कोरोइड इज रिच इन ब्लड सप्लाई, ऐसे है, एंड कोरोइड में से ऐसे ब्रांचेस निकलती है जो रेटिना को ब्लड सप्लाई करती है, लाइक दिस। देख, ये कोरोइड लेयर है और ये रेटिनल लेयर है, राइट? कोरोइड लेयर इज रीच ऑफ ब्लड सप्लाई, लाइक ऐसे है, और उसकी ब्रांचेस यहाँ पर अटैच है, सो रेटिना को ब्लड मिल रहा है। अगर ये सेपरेट हो जाएगा तो रेटिना को ब्लड कहाँ से मिलेगा? लाइक
प्लासेंटा अगर यूट्रस से अटैच है तो प्लासेंटा को ब्लड मिल रहा है, प्लासेंटा यूट्रस से छूट निकल जाएगा तो प्लासेंटा में ब्लड क्या से आएगा, रेटिना वैसा ही है। रेटिना के पास सिर्फ फोटो रिसेप्टर सेल्स है एंड नर्व फाइबर्स है कि जिससे वो देख सके। उसको ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए कोरोइड लेयर इंपॉर्टेंट, वो वहां से ही सेपरेट हो जाता है। सो लेट्स सी डिटेचमेंट और सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम द एपिथेलियम लेयर। सो ये सारे तीनों लेयर है उसकी बात हो रही है कि वहां से वो सेपरेट हो गया। It occurs when the layers of retina separates because of accumulation of fluid between them. अब ये सेपरेशन होता क्यों है? दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा, दोनों लेयर के बीच में तो सेपरेट हो जाएगा। और when both retinal layers elevate from away from the choroid as a result of tumor, या तो दूसरा रीजन है ट्यूमर की वजह से। बोथ लेयर्स ऑफ रेटिना मतलब क्या है, रेटिना के 10 लेयर है। 10 लेयर मतलब ऐसे पूरे लेयर्स होता है कि पहले कोन सेल्स होंगे, रॉड सेल्स होंगे, फोटो रिसेप्टर्स, अदर सेल्स एंड ऐसे पूरा लेयर्स जैसा एक पूरा रेटिना इतना मोटा है बट उसके भी ऐसे छोटे 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 लेयर्स। सो दे आर टॉकिंग अबाउट 2 लेयर्स की दोनों लेयर्स ऐसे रेटिना कोरोइड से, ये कोरोइड और ये रेटिना के 2 लेयर्स है, राइट। तो दोनों के दोनों कोरोइड से सेपरेट हो गए हैं ड्यू टू ट्यूमर। सो 2 रीजन है, या तो अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया कोरोइड और रेटिना के बीच में, या तो ट्यूमर, तो उसकी वजह से सेपरेट हो गया है। पार्शियल डिटेचमेंट अकर्स, डिटेचमेंट बिकम्स कंप्लीट इफ अनट्रीटेड। पार्शियल डिटेचमेंट मतलब एक जगह से थोड़ा सेपरेट हुआ है, अगर हमने अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया तो धीरे 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 पूरी आई का रेटिना सेपरेट हो जाएगा। लाइक दिस इज द आई बॉल, ये आई बॉल है पूरा, राइट। यहाँ का लेयर थोड़ा रेटिना सेपरेट हो गया है, अब हमने कुछ किया नहीं तो धीरे 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 यहाँ तक पूरा ऐसे सेपरेट हो जाएगा रेटिना। अब जहां पर सेपरेट हो जाता है वहां पर दिखेगा नहीं पेशेंट को। सो दिस हैपेंस व्हेन डिटैचमेंट बिकम कंप्लीट। ब्लाइंडनेस अगर कंप्लीटली वो डिटैच हो गया तो फिर पेशेंट ब्लाइंड ही हो जाएगा। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है रेटिनल डिटैचमेंट की? फ्लैशेस ऑफ लाइट, पेशेंट को लाइक ऐसा दिखेगा, आंखें बंद करेगा ना पेशेंट तो लाइक लाइट के फ्लैश पड़ रहे हो ना वैसा पेशेंट को दिखता है, लाइक फील होता है पेशेंट को। फ्लोटर्स और ब्लैक स्पॉट्स, साइंस ऑफ ब्लीडिंग, ये सबने देखा है। हैव यू एवर सीन कि आप आंखें बंद करते हो या कुछ फोकस करते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखता है कि ऐसे कुछ चल रहा है, यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग। एक्सपीरियंस किया है कभी ऐसा कि कुछ देखते हो ऐसे ही रैंडम, आंखें खुली हो तो बीच में आपको डॉट्स दिखेंगे या ऐसा ऐसा दिखता है? आई हैव सीन लाइक दिस वेरी फ्रीक्वेंटली, ऐसा कुछ दिखता है लाइक बैसिलस जैसा। तो दिस इज व्हाट इज दिस, ये जो रेड ब्लड सेल्स है, जो ब्लड प्रोडक्ट्स है वो हमारे सर्कुलेशन में होते हैं ना, इसीलिए हमें ऐसा दिखता है। सो पेशेंट को यहाँ पर दोनों लेयर्स के बीच में ब्लीडिंग हो रहा है, सो पेशेंट को फ्लोटर्स दिखेंगे, जैसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, फ्लोटर्स दिखेंगे। इंक्रीज इन ब्लड विजन बढ़ता ही रहेगा बिकॉज पहले डिटेच हुआ तो थोड़ा ब्लर हुआ, डिटेचमेंट बढ़ रहा है तो ब्लड विजन भी बढ़ता रहेगा। सेंस ऑफ अ कर्टेन बीइंग ड्रॉन ओवर द आई, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि आंख पर ऐसे पर्दा हो गया है। लेट मी शो यू हाउ द पेशेंट सीज कर्टेन। ये वर्ड याद रखना, दिस इज द लाइक, अगर पेशेंट ऐसा बोले, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पेशेंट आपके पास है, पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्टेन जैसा हो गया है, मुझे कुछ दिख रहा है स्पॉट स्पॉट, सिर्फ 2-3 ऐसे साइन से आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है। पेशेंट ऐसा बोले कि मुझे सिर्फ सेंटर का दिख रहा है, पेशेंट ऐसा बोले कि रिंग के आजू बाजू, लाइट के आजू बाजू मुझे रिंग दिख रही है। सो ये उसकी की साइंस है जिससे आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। लेट मी शो यू कर्टेन वाला इमेज, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सी हियर, पेशेंट रेटिनल डिटैचमेंट वाला है, तो कैसा कर्टेन जैसा दिख रहा है एंड ये ब्लैक ब्लैक है, वो है ना फ्लोटर्स, हमें इतने डार्क नहीं दिखते, वी कैन सी द लाइट, वी कैन फील कि कुछ दिख रहा है, बट ऐसा पूरा ब्लैक धब्बे धब्बे जैसा नहीं हो जाता, इनमें ये ऐसा हो जाता है। सो दिस इंडिकेट्स रेटिनल डिटैचमेंट। सो पेशेंट ऐसी कंप्लेन करे, पेशेंट सिर्फ ब्लर विजन की कंप्लेन कर रहा है तो पहले हमें कैटरेक्ट का सोचना है। पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि मुझे सेंटर का ही दिख रहा है, सो ग्लॉकोमा, उसमें भी लाइक पेरिफेरल दिख रहा है, मतलब सेंटर क्या है, रिंग दिख रही है, सो ओपन क्लोज पता चलेगा। पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि मुझे कर्टेन जैसा दिख रहा है, आधा ऐसे ब्लैक ब्लैक एंड बीच में से काले काले स्पॉट्स दिख रहे हैं, पेशेंट तो ऐसा ही बोलेगा ना, पेशेंट विल नॉट से कि फ्लोटर्स दिख रहे हैं ऐसा सब, पेशेंट ऐसा बोलेगा कि काले काले धब्बे दिख रहे हैं, ऐसा आधा काला दिख रहा है, ऐसा कुछ। तो उससे आपको समझना है कि पेशेंट इज टॉकिंग अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट।
Okay. So these are the sign and symptoms. Loss of portion of visual field, painless loss of central और peripheral vision. एक साइड का पर्दे वाला एक साइड का विजन लॉस हो जाएगा एंड धीरे धीरे लाइक सेंट्रल या पेरिफेरल विजन भी, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे डिटैचमेंट होगा, सेंटर से हो रहा है तो सेंटर से बंद होगा, पेरिफेरल से हो रहा है तो पेरिफेरल से सेंटर तक, बट इन शॉर्ट सेंट्रल और पेरिफेरल विजन चला जाएगा. पेशेंट को कुछ पेन नहीं हो रहा है, पेनलेस शांति से विजन हो जा रहा है अचानक से लाइक धीरे धीरे. सो दिस इज द साइन एंड सिम्टम. अब अगर रेटिनल डिटेचमेंट हो रहा है तो हमें इमीडिएट कुछ करना पड़ेगा, अगर अभी हमने नहीं किया तो वो पूरा सेपरेट हो जाएगा, राइट. सो इमीडिएट इंटरवेंशन क्या करना है, पेशेंट को सडनली बेड रेस्ट करवा दो, सुला दो पेशेंट को. कवर बोथ द आई विथ पैच एज प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट द फर्दर डिटेचमेंट. ऐसे सुलाकर आई पैच पहना देना है. आई पैच पहना देने से एटलीस्ट जो सेपरेशन है वो धीरे स्लो हो जाए, फर्दर डिटेचमेंट ना हो. स्पीक टू द क्लाइंट बिफोर अप्रोचिंग. अब पेशेंट को तो दिखेगा नहीं, हमने आंखों पर पैच पहना दिया है. सो पेशेंट के रूम में जाओ तो पहले बोलो, डायरेक्टली अंदर नजदीक जाकर आप बोलोगे तो पेशेंट पैनिक हो जाएगा. पेशेंट को बोलो, आप इन्फॉर्म करो, आई एम कमिंग इनसाइड द रूम. सो पेशेंट रेडी रहे कि हाँ कोई आ रहा है, डर ना जाए. पोजिशन द क्लाइंट्स हेड एज प्रिस्क्राइब. क्लाइंट का हेड जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे पोजीशन करना होगा. इतना याद रखना है कि हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन नहीं दे सकते. प्रोन पोजीशन देने से रेटिनल डिटैचमेंट फास्ट हो जाएगा. सो या तो सुपाइन ही कंपलसरी देना है, बट डिपेंडिंग ऑन द साइड ऑफ द आई हम लेटरल दे सकते हैं, बट प्रोन तो गलती से भी मत देना. सो पोजीशन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो देनी है. प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी. क्लाइंट को इंजरी से बचाना है बिकॉज दोनों आंखें बंद है. अवॉइड जर्की हेड मूवमेंट्स. ऐसी कोई मूवमेंट नहीं करनी है कि उसके हेड को ऐसे जर्क लगे. मिनिमाइज आई स्ट्रेस. आंखों पर स्ट्रेस ना पड़े ऐसा ध्यान रखना है. लाइक हमने पैच कवर ही कर दिया है बट ध्यान रखना है कि पेशेंट की आंखों पर ज्यादा स्ट्रेनिंग ना हो. प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब. पेशेंट को सर्जरी करनी होगी, अभी हमें कुछ नहीं किया या रेटिनल डिटैचमेंट नहीं अटकाया तो वो कंप्लीट हो जाएगा. सो सर्जरी करनी पड़ेगी. अब सर्जरी में बहुत सारी मेथड्स है, लाइक फर्स्ट है ड्रेनिंग, क्रायो सर्जरी, डायथर्मी, लेजर थेरेपी, स्क्लेरल बकलिंग एंड इंसर्शन ऑफ सिलिकॉन ऑयल और गैस. ये सारी उसकी सर्जरी है. 6 टाइप की सर्जरी हम कर सकते हैं. लेट्स सी फर्स्ट ड्रेनिंग. ड्रेनिंग में क्या है, ड्रेनिंग फ्लूइड फ्रॉम द सब रेटिनल स्पेस सो दैट द रेटिना कैन रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन. सो जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा था कोरोइड और रेटिना के बीच में, सो रेटिना के पीछे जो फ्लूइड था वो हम ड्रेन करके निकाल देंगे तो रेटिना वापस से ठीक हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा. नेक्स्ट है क्रायो सर्जरी. क्रायो सर्जरी, क्रायो वर्ड का मतलब क्या, freezing. So we are freezing something. Let's see. Sealing retinal breaks by cryosurgery. A cold probe applied to the sclera to stimulate the inflammatory response leading to adhesion. अब हमने किया क्या, क्रायोसर्जरी मतलब हम कुछ ठंडी चीज यूज कर रहे हैं. सो जो रेटिना जहां पर से ब्रेक हुआ है, दिस इज द आई बॉल. ये 3 लेयर है, चलो राइट. ये रेटिना है, ये कोरॉइड है एंड ये स्क्लेरा, राइट. ये 3 लेयर्स. सो जहां पर से लाइक ब्रेक हुआ है, सो हम बाहर से एक ठंडा प्रोब होता है, कोल्ड प्रोब, जैसे एक पेन जैसा छोटा प्रोब होता है. सो हम स्क्लेरा पर अटैच करेंगे. ये पूरा जो व्हाइट दिख रहा है वो स्क्लेरा है. जैसे ही वो ठंडा प्रोब स्क्लेरा को टच होगा, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर अवर बॉडी. सो हमारी बॉडी वहां पर इंजरी हो जाएगी, कोल्ड की वजह से, एक्सेसिव कोल्ड है. सो हमारी बॉडी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करेगी. इन्फ्लामेशन की वजह से एडिशन होता है, राइट. सो ये लेयर भी एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, सो एडिशन हो जाएगा. सो वी कैन डू दिस. नेक्स्ट है डायाथर्मी. डायाथर्मी मतलब अब हॉट कुछ है, लेट्स सी. डायाथर्मी, द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रोड, नीडल एंड हीट थ्रू द स्क्लेरा स्टिमुलेट्स एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से चिपक जाएगा. या तो ठंडी चीज से आप चिपका सकते हो या तो गर्म चीज से. ठंडी है तो क्रायो सर्जरी, गर्म इलेक्ट्रोड होगा जिससे हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन तो जनरेट होगा और चिपक जाएगा, बट उस प्रोसीजर को हम अब डायाथर्मी बोलेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग हीट. नेक्स्ट है लेजर थेरापी. Laser therapy to stimulate an inflammatory response and seal the retinal tears before the detachment occurs. हम लेजर की मदद से, लेजर बीम इंसर्ट करके हम जो छोटे छोटे जो रेटिनल टीयर्स हुए हैं, मतलब ये रेटिना देखो यहाँ पर कैसा सेपरेट हुआ है, यू कैन सी हियर ऐसा सेपरेशन होता है. सो ऐसे छोटे टीयर्स हुए तो हम सीधा लेजर यूज करके इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करेंगे एंड वो चिपक जाएगा. सो कोल्ड से भी हम इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, गर्मी से भी कर रहे हैं, लेजर से भी कर रहे हैं. नेक्स्ट है स्क्लेरल बकलिंग.
बकलिंग मतलब हम बकल कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। कैसे? To hold the choroid and retina together with a splint until scar tissue forms closing the tear. You can see in the image. ये जो इमेज है वहां पर दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसे रेटिनल डिटैच हो गया था, रेटिनल लेयर, ये कोरोइड लेयर है, वहां से सेपरेट हो गया, राइट। सो हमने क्या कर दिया? बकलिंग कर दिया। आंख के आसपास एक बैंड, एक ऐसा बैंड होता है जो पूरा ऐसे गोल हमने आंख के आई बॉल के आसपास पहना दिया। सो वो कब तक वहां पर रखना है? जब तक कि वहां पर इंफ्लेमेशन होके स्कार टिश्यू बन नहीं जाता। स्कार टिश्यू मतलब अब चिपक गया है, पहले इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, फिर स्कार टिश्यू फॉर्म होगा। स्कार टिश्यू बन जाए तब हम वो बेल्ट, ये बैंड है वो निकाल देंगे। अब रेटिना चिपक गया है। एंड नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ गैस और सिलिकॉन ऑयल टू प्रमोट द रीअटैचमेंट. This agent floats against the retina to hold it in a place until healing occurs. यहाँ पर एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज विट्रस, राइट। ये विट्रस का काम क्या है? प्रेशर अप्लाई करके रेटिना को कोरोइड के साथ चिपका कर रखना, बिकॉज अंदर पूरा जेली सब्सटेंस है, तो जेली की वजह से रेटिना सेपरेट नहीं हो जाएगा, रेटिना चिपक कर रहेगा। सो हम वहां पर ही, ये जो विट्रस बॉडी है वहां पर ही एक गैस इंसर्ट कर रहे हैं या तो सिलिकॉन ऑयल इंसर्ट कर रहे हैं। वो ऑयल की मदद से प्रेशर पड़ेगा रेटिना पर, एंड रेटिना पर ऐसे प्रेशर पड़ेगा तो रेटिना चिपक जाएगा। एंड जब तक वो हीलिंग नहीं हो जाता तब तक वहां पर ही रहेगा। एक बार हीलिंग होगा फिर आप निकाल सकते हो। सो दिस आर द डिफरेंट मेथड, 6 मेथड्स है। एक तो ड्रेनिंग करना है, जो फ्लूइड लीकेज हुआ है वो ड्रेन करके निकाल देंगे। कोल्ड का यूज करके, क्रायो सर्जरी करके हम इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, सो जिससे चिपक जाएगा। हीट का यूज करके करेंगे, सो डायथर्मी। लेजर का यूज कर रहे हैं तो लेजर थेरापी। दूसरा है बकलिंग करना, स्क्लेरल बकलिंग, ऐसा पूरा आई बॉल ऐसे बकल कर देंगे गोल, जब तक हील नहीं हो जाता, बिकॉज वो हम ऐसे बकल करें तो धीरे धीरे इंफ्लेमेशन हो जाएगा, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से स्कार टिश्यू बनेंगे, दोनों चिपक जाए, फिर हम निकाल देंगे। या तो अंदर जो भी यूट्रस बॉडी है वहां पर ही सीधा गैस और सिलिकॉन ऑयल इंसर्ट कर सकते हैं। Online students understand about the surgical procedures? Yes. Okay, let's see the post-operative interventions. अब सर्जरी हो गई है, पेशेंट को क्या ध्यान रखना है? Being a nurse, what care you will do for the patient? Vitals और वो सब तो हो गया कॉमन, बट मेंटेन आई पैचेस एज प्रिस्क्राइब। एक आंख में, दोनों आंख में, जो भी हुआ है, बट आई पैच पेशेंट पहन के रखेगा। मॉनिटर फॉर हेमरेज, ब्लीडिंग ना हो वो देखना है। प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड मॉनिटर फॉर रेस्टलेसनेस विच कैन कॉज हेमरेज। पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग ना हो वो ध्यान रखना है। रेस्टलेसनेस हुआ है कि नहीं वो ध्यान रखना है। क्यों नोजिया और वॉमिटिंग नहीं होने देना? नोजिया एंड वॉमिटिंग की वजह से ऐसे पेशेंट जोर से वॉमिट करेगा तो ब्लीडिंग हो सकता है, एंड ब्लीडिंग होगा तो पेशेंट दिख जाएगा रेस्टलेस हो रहा है, हेमरेज की वजह से रेस्टलेस हो जाएगा, वाइटल्स भी चेंज हो जाएंगे। सो ये सब चीजें ध्यान रखना है। मॉनिटर फॉर सडन शार्प आई पेन। सडनली पेशेंट को, लाइक सर्जरी है तो पेन हो रहा है, बराबर, कंटिन्यूसली हो रहा है, बट सडनली अचानक से पेन बढ़ गया, शार्प पेन हो गया, सो दिस इज नॉट गुड। सो अगर ऐसा कुछ होता है सो इमीडिएटली पीएससीपी को नोटिफाई करना है। एनकरेज डीप ब्रीथिंग बट अवॉइड कॉफिंग। डीप ब्रीथिंग सर्जरी के बाद करना बेटर है टू प्रिवेंट न्यूमोनिया कॉम्प्लिकेशन एंड एटिलेक्टेसिस कॉम्प्लिकेशन, राइट। बट पेशेंट को बोला है कॉफिंग नहीं करना है, कॉफिंग से आईओपी इंक्रीज होगा। अभी सर्जरी हुई है आपकी, इन शॉर्ट आंख की कोई भी सर्जरी करो ना, आईओपी प्रिवेंट करना है। सो जो हमने वो पॉइंट देखा था वो सारी आईज की सर्जरी में हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि 5 पाउंड से ज्यादा लिफ्ट नहीं करना है, कॉफिंग प्रिवेंट करना है, बेंडिंग ओवर, सब कुछ ध्यान रखेंगे। प्रोवाइड बेड रेस्ट एज प्रिस्क्राइब, पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना है। पोजिशन द क्लाइंट एज प्रिस्क्राइब, पोजिशनिंग डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ डिटैचमेंट, राइट। पेशेंट की पोजीशन हम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि क्या, प्रोन नहीं देना है वो हमें पता है बिकॉज उससे प्रॉब्लम हुआ, बट कहाँ पर डिटैचमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन देना है। फॉर एग्जांपल ये पूरा आई बॉल है, पेशेंट को यहाँ पर डिटैचमेंट हुआ है तो वो साइड पेशेंट सो सकता है, सो प्रेशर जहां से डिटैच हुआ है वहां पर आएगा तो चिपक जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि डिटैचमेंट कहाँ पर से हुआ है। Administer eye medications as prescribed. Assist the client with activities of daily living. Eye medications regularly इंस्टिल करनी है जब तक आपके पास है पेशेंट, एंड पेशेंट को जो डेली लिविंग उसकी एक्टिविटी है, बाथिंग करना, ब्रशिंग करना, ग्रूमिंग करना, उसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अवॉइड सडन हेड मूवमेंट्स और एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द आईओपी। देखा, आईओपी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। सो सडनली पेशेंट ऐसे सो रहा था और हमें काम था तो हमने सडनली बिठा दिया उसको, सडन हेड मूवमेंट्स नहीं करनी है, धीरे धीरे स्लोली हेड मूव करो। सडनली मूव करने की वजह से सडनली आईओपी इंक्रीज हो जाएगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमिट रीडिंग 3 to 5 वीक्स। 3 से 5 वीक तक पेशेंट कुछ भी रीड नहीं कर सकता, बिकॉज रीडिंग करने से आंखों पर
प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेनिंग होता है, आंखों पर कष्ट पड़ता है। Instruct the client to avoid squinting, straining and constipation, lifting heavy objects and bending from the waist. ये सारी जो हमने पहले देखा कि squinting भी नहीं करना है. What is squinting by the way? That is squatting. Squats is different. Squinting of eye. No, you have done that is correct. अब हम squinting नहीं करता, that is squinting. सो स्क्विंटिंग ऐसे भी नहीं करना है, स्ट्रेनिंग नहीं करना है, कॉन्स्टिपेशन लाइक हो ना दे ऐसा ध्यान रखना है, नोजिया, वॉमिटिंग, हैवी वेट ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट नहीं करना है मोर देन 5 पाउंड्स, देन बेंडिंग नहीं होना है, डीम लाइट में रीडिंग नहीं, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये सारी चीजों की वजह से आईओपी इंक्रीज होता है, प्रॉब्लम हो जाएगा। Instruct the client to wear dark glasses during the day and eye patch at night. दिन में जैसे ग्लॉकोमा में कैसे डार्क सन ग्लासेस होता है, वैसे डार्क ग्लासेस दिन में पहनने, रात में सोते वक्त आई पैच लगाकर सोना है। एनकरेज फॉलो अप केयर बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ रिकरेंस और अकरेंस इन अदर आई। पेशेंट को फॉलो अप रेगुलरली लेना है, क्यों? बिकॉज जहां पर ये प्रॉब्लम हुआ था डिटेचमेंट, नो डाउट अभी हमने ठीक कर दिया है, बट रिकरेंस भी हो सकता है, या तो दूसरी आंख में नहीं हुआ था वहां पर अकरेंस हो सकता है। रिपीट हो उसको रिकरेंस बोलेंगे, पहली बार हो रहा है तो अकरेंस, तो दूसरी आई में अकरेंस हो सकता है, वो सेम आई में रिकरेंस भी हो सकता है। सो इसीलिए पेशेंट को रेगुलर फॉलो अप लेना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, मैक्यूलर डीजनरेशन। Yes. Yes, ma'am. Okay, so let's start. Macular degeneration. Now tell me, what do you mean by macular degeneration? What is Macular macula? damage થશે. Yes, and what is macula? જે રેટિનામાં સ્મોલ સેન્ટ્રલ પાર્ટ હોય છે તે જે શાર્પ વિઝન માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. Yes, हमें दिखता है लाइक रेटिना, पूरा रेटिना फोटो रिसेप्टर वाला है, बट मैक्यूला पॉइंट है दैट इज फॉर शार्प एंड क्लियर विजन, कीन विजन। सो वो मैक्यूला ही डिटेरियोरेट हो गया है, डीजनरेट हो गया है, बिगड़ गया है, खराब हो गया है, डैमेज हो गया है। सो अ डिटेरियोरेशन ऑफ द मैक्यूला, द एरिया ऑफ सेंट्रल विजन। मैक्यूला डिटेरियोरेट हो गया है, डीजनरेट हो गया है, डैमेज हो गया है। क्या है मैक्यूला? सेंट्रल विजन का हमारा मेन एरिया है। अब क्यों होता है? सो एट्रोफिक एंड एक्सुडेटिव, मतलब एज रिलेटेड और ड्राई। आपने देखा होगा, किसी को ऐसा सुना है कि डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं इन इंडिया, इन हियर, लाइक आपकी आंखें सूख रही है, लाइक તમારી આંખો કોરી પડી ગઈ છે, हाँ बस आंखनी नसों सुखाय છે, ऑल दिस थिंग्स। सो दिस आर द एज रिलेटेड और ड्राइनेस रिलेटेड होता है, तो उसको हम बोलेंगे एट्रोफिक मैक्यूलर डीजनरेशन। एक्सुडेटिव मतलब वेट है, ज्यादा है, गीला हो गया है, मैक्यूलर डैमेज हो रहा है, सो दैट इज एक्सुडेटिव मैक्यूलर डीजनरेशन। अब एज रिलेटेड है तो उसमें क्या होता है? इट कॉज्ड बाय ग्रेजुअल ब्लॉकिंग ऑफ रेटिनल कैपिलरीज लीडिंग टू इस्केमिक एंड नेक्रोटिक मैक्यूला, रॉड एंड कोन फोटोरिसेप्टर्स डाई। सो आंख की नस सूख रही है ऐसा बोल रहे हैं। सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि जो रेटिना की छोटी छोटी कैपिलरीज है वहां पर ब्लॉकेज है। धीरे धीरे जैसे एज होता है, हमारी जो वेसल्स है, हमारी बॉडी की वेसल्स एज में स्टीफ हो जाती है। सो स्टीफनेस की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। अब रेटिना को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक मैक्यूला को नहीं मिलेगा, तो दिखेगा कैसे मैक्यूला में? मैक्यूला के अंदर रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं जो डे एंड नाइट विजन के लिए हेल्पफुल है। सो धीरे धीरे वो डैमेज हो जाएगी, सो पेशेंट को फिर धीरे धीरे मतलब ब्लाइंड हो जाएगा। सो दिस इज अ एज रिलेटेड और एट्रोफिक मैक्यूलर डीजनरेशन। एक्सुडेटिव में क्या होता है? सीरियस डिटैचमेंट ऑफ पिगमेंट epithelium in the macula occurs. Fluid and blood collects under the macula, resulting in a scar formation and visual distortion. So wet है, मतलब जो मैक्यूला के पीछे है, पहले क्या होता है कि मैक्यूला, दिस इज द आई बॉल, ये आई बॉल है राइट, और ये जो पोर्शन है डिप्रेस पोर्शन, दिस इज द मैक्यूला राइट, ये मैक्यूला है राइट। सो ये मैक्यूला सेपरेट हो गया है, और यहाँ पर पीछे मैक्यूला के पीछे ब्लड या फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया है। अब ये लेयर्स है ऐसे, ये कोरोइड लेयर है और ये रेटिना का मैक्यूला लेयर है राइट।
सो अगर ये ही सेपरेट हो गया, यहाँ पर ब्लड पूल हो जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से होगा, मैक्यूला को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। सो अल्टीमेटली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई वो भी धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। बट दो रीजन थे, एक में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, दूसरा वेट है एक्सुडेटिव में, मतलब पीछे पानी पानी हो गया, लाइक ब्लड अक्यूमुलेट हो गया या फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया, एंड उसकी वजह से धीरे धीरे वो डैमेज हो गया। इंटरवेंशन आर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द रिमेनिंग विजन। एक बार जो डैमेज हुआ है वो ठीक नहीं हो पाएगा, बट मेन हमारा गोल क्या है कि जितना बचा है विजन उसको अच्छे से कैरी ऑन करना। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अ डेक्लाइन इन अ सेंट्रल विजन, सेंटर का धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगा, बिकॉज मैक्यूला में सेंटर का अच्छे से दिखता है, सो धीरे धीरे सेंट्रल विजन कम हो जाएगा। ब्लर विजन एंड डिस्टॉर्शन, आंख में कोई भी तकलीफ हो, पहला है ब्लर विजन, तो सब में होता है। सो धीरे धीरे पेशेंट को ब्लर दिखेगा, एंड डिस्टॉर्शन लाइक इमेजेस ऐसे डिस्टॉर्टेड दिखेंगे उनको, लाइक कैसा दिखता है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। माय maternal grandmother was suffering from macular degeneration, but we don't know earlier कि ऐसा होता है, because I was not doing nursing at that time. So उनको कैसा होता था कि कोई घर पे जाता था तो उनको पता चलता था कि कोई आया है, but whether the person is male or female वो भी नहीं पता चलता। कोई है, कोई सामने खड़ा है वो पता चलेगा, फेस तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था, बट वो मेल खड़ा है या फीमेल खड़ा है वो भी नहीं पता चलता था। आवाज सुन के पता चलता था कि वो मेल है या फीमेल है, बट कौन है तो बोलना पड़ता था। सो दिस एट दिस लेवल उनको डिस्टॉर्टेड हो जाता है, एकदम ब्लर दिखता है, पता भी नहीं चलता है पेशेंट को। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं, सो इनिशिएट स्ट्रेटजीज टू असिस्ट इन मैक्सिमाइजिंग द रिमेनिंग विजन एंड मेंटेन इंडिपेंडेंस। जितना हो सके उनकी मेडिकेशंस आती है, आई ड्रॉप्स आती है जो उनको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है जब तक जिंदा रहते हैं तब तक। बट इन शॉर्ट उनको बोलना है कि अब जितना बचा कुचा विजन है उससे ही आपको जिंदगी निकालनी है, एंड इंडिपेंडेंट रहना है, ऐसा नहीं कि किसी पर डिपेंडेंट हो जाए। प्रोवाइड रेफरल टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पर हम रिफर कर सकते हैं। लेजर थेरापी, फोटो डायनेमिक थेरापी और अदर थेरापीज मे बी प्रिस्क्राइब टू सील द लीकिंग ब्लड वेसल्स और इन और नियर द मैक्यूला। अगर वेट वाला है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमें वो ब्लीडिंग स्टॉप करना होगा। लीकेज हो रहा है तो उसके लिए हम लेजर थेरापी, फोटोडायनेमिक थेरापी या अदर थेरापीज हम कर सकते हैं। बट ड्राई वाला है, एज रिलेटेड है, तो उसमें तो क्या करेंगे हम। सो उसको फिर जब तक वो जिंदा रहता है पर्सन तब तक वो मेडिकेशन, अगर अर्ली डायग्नोज हो जाता है तब वो मेडिसिन लेके चला पाएगा, बट एक बार डैमेज हो गया फिर मेडिसिन लेने का भी कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज द ओनली इंटरवेंशन फॉर मैक्यूलर डीजनरेशन। Understood, online students? What is macular degeneration? यस। Okay. Next है ocular melanoma. What do you mean by this? Melanoma मतलब कैंसर। मिलेनोमा, देन सार्कोमा, ये सारे ओमा वाले जो वर्ड्स है वो कैंसर के लिए है। सो ऑक्यूलर मिलेनोमा मतलब किसका कैंसर, आईज का, आंखों का कैंसर, ट्यूमर आंख में हुई है। सो इट इज द मोस्ट मैलिग्नेंट आई ट्यूमर इन द एडल्ट्स। अगर एडल्ट्स में आंख के अंदर ट्यूमर हो रही है तो मिलेनोमा वाली ट्यूमर सबसे कॉमन है। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ ट्यूमर लाइक सार्कोमा है, वैसे मिलेनोमा सबसे कॉमन ट्यूमर है एडल्ट्स में, आईज की ट्यूमर। The tumor is usually found in the uveal tract and can spread easily because of rich blood supply. Uveal tract मतलब what is uveal tract? मिडल वास्कुलर लेयर असा. Middle vascular layer, choroid, ciliary body, iris, that is the uveal tract. So वहां पर सबसे कॉमनली होता है। So choroid layer सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्यों, बिकॉज वहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। सो ट्यूमर को ग्रो होने के लिए ब्लड सप्लाई तो चाहिए होगा। सो ब्लड सप्लाई जहां पर ज्यादा वहां पर ट्यूमर ग्रो हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, ट्यूमर कैन बी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग रूटीन एग्जामिनेशन। जब पेशेंट रूटीन एग्जामिनेशन के लिए जाता है तब पता चलता है कि हाँ उसको ट्यूमर है। If a macular area is invaded, blurring of vision occurs. ट्यूमर कहां पर है, जो मैक्यूला के पीछे का कोरोइड लेयर है वहां पर हुई है। सो मैक्यूलर लेयर लाइक दिस, ये मैक्यूला है, मैक्यूला ल्यूटिया, एंड ये कोरोइड लेयर है, राइट। ये मैक्यूला ल्यूटिया है, कोरोइड है। ये ट्यूमर यहाँ से ऐसे हुई थी, ग्रो होके यहाँ तक आ गई है, ट्यूमर तो बढ़ती रहेगी। सो मैक्यूला अगर इन्वॉल्व हो गया, उसमें इन्वेड हो गई कैंसर, तो ब्लरिंग ऑफ विजन स्टार्ट हो जाएगा।
increase IOP is present if the canal of scalp is invaded. कैनल ऑफ स्कैल्म वो धीरे धीरे आइरिस के बाद तक कैनल ऑफ स्कैल्म तक आ गया, ट्यूमर वहां पर है, तो फिर आईओपी इंक्रीज हो जाएगा, रास्ता बंद हो गया. चेंज ऑफ द आइरिस, चेंज इन द आइरिस कलर इज नोटेड इफ द ट्यूमर इन्वेड द आइरिस. अगर आइरिस में ट्यूमर होता है, सो नॉर्मल पूरा आइरिस का एक सेम कलर होता है, जहां पर ट्यूमर होगा वहां पर आइरिस का कलर चेंज हो जाएगा. सो ये फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज अ ब्राउन आई, सो वहां पर ट्यूमर की वजह से उतना पोर्शन ब्राउन नहीं दिखेगा, सो आइरिस में इन्वेड हो जाएगी तो आइरिस का कलर चेंज हो जाएगा. अल्ट्रासोनोग्राफी में बी परफॉर्म टू डिटरमाइन द ट्यूमर साइज एंड लोकेशन. आइस की सोनोग्राफी करने से पता चल जाएगा कि ट्यूमर कहाँ पर है. इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, मिलेनोमा है तो क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, रेडिएशन, कीमो एंड सर्जरी, ये ही ऑप्शन है हर कैंसर में. तो सर्जरी क्या है, एन्यूक्लिएशन. व्हाट इज एन्यूक्लिएशन, आई विल टेल यू. Radiation may be given via radioactive plague that is sutured to the sclera. The radioactive plague remains in the place until the prescribed radiation dose is delivered. So radiation कैसे दिया जाता है, एक radioactive plague sclera के साथ उसको sutures कर दिया जाता है sclera पर, वहां से वो रेडिएशन देता रहेगा. सो इसको कौन सी थेरापी बोलते हैं, रेडिएशन के भी टाइप थे, कौन सा है टू एंड ओके, सो ये कौन सा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलो बोलो, रिकॉल द ओल्ड टॉपिक्स. ऐसा स्टेटमेंट अगर एग्जाम में दिया हो तो इतना देख के पता चलना चाहिए. यस, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकी थेरापी. रेडिएशन में दो टाइप के थे, टेली एंड ब्रेकी. टेली मतलब वो जो सीटी स्कैन जैसा मशीन होता है जहां से पेशेंट रेडिएशन लेता है, दैट इज टेली. पेशेंट की बॉडी से अटैच करके रखते हैं और वहां से रेडिएशन एमिट हो रहा है, दैट इज ब्रेकी थेरापी. सो ये ब्रेकी थेरापी की बात हो रही है. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एन्यूक्लिएशन एंड दूसरा है एक्सटेंट्रेशन. आगे हमने देखा ना कि सर्जरी कर सकते हैं, एन्यूक्लिएशन एंड एक्सटेंट्रेशन. सो लेट मी शो यू फर्स्ट फिगर. ये एन्यूक्लिएशन एंड एक्सटेंट्रेशन की फिगर है. देखो, आई का कैंसर है, ये पूरा आई बॉल का सॉकेट है, ऑर्बिट है कि उसके मसल्स हैं पूरा. सो एन्यूक्लिएशन में हमने पूरा आई बॉल निकाल दिया, दिस इज एन्यूक्लिएशन. एक्सटेंट्रेशन में क्या हुआ, आई बॉल के साथ साथ पूरे मसल्स एंड पूरा कैविटी हमने खाली कर दिया. सो दिस इज एक्सटेंट्रेशन. सो दिस इज द डिफरेंस. इन शॉर्ट, रेडिकल रिमूवल ऑफ आई बॉल करे ना तो सब आसपास का निकाल देंगे, उसको हमने एक्सटेंट्रेशन नाम दे दिया है. सो एन्यूक्लिएशन इज द रिमूवल ऑफ एंटायर आई बॉल, ओनली आई बॉल, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूक्लिएशन. एक्सटेंट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ आई बॉल एंड सराउंडिंग टिश्यूज एंड बोन. सो उसके आसपास की कैविटी सब कुछ इन शॉर्ट हम खाली कर देंगे, रेडिकल सर्जरी. सो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंट्रेशन. The procedures are performed for the removal of ocular tumor. ये क्यों करते हैं हम ये दोनों सर्जरी, ocular tumor को निकालने के लिए. After the eye is removed, a ball implant is inserted to provide a firm base for a socket processes and to facilitate the best cosmetic result. Okay, अब आईज की सर्जरी करते हैं, चलो पूरा आई बॉल निकाल देंगे तो वहां पर तो ऐसा खड्डा हो जाएगा, राइट, कितना खराब दिखेगा. सो वहां पर एक प्रोसेस, बॉल जैसा इम्प्लांट आता है जिसमें देखने की हेल्प नहीं होती, बट वहां पर रखेंगे तो एटलीस्ट खराब नहीं लगेगा फेस, वो फर्म बेस हो जाएगा, आंख के जैसा ही वर्क करेगा, सपोर्ट देगा, बट दिखेगा नहीं पेशेंट को. सो वो हम अच्छे से लग सकते हैं कि कॉस्मेटिक, बेस्ट कॉस्मेटिक रिजल्ट मिल सके, ऐसा देखकर पता ना चले कि उसकी आंख नहीं है. A prosthesis is fitted about 1 month after surgery, but एन्यूक्लिएशन कर दिया, नया प्रोसेसिस डाल दिया, ऐसा नहीं. एन्यूक्लिएशन या एक्सटेंट्रेशन कर दिया, उसके 1 महीने बाद वो प्रोसेसिस हम इम्प्लांट करेंगे. अब प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी है अगर ये सर्जरी कर रहे हैं तो, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट बिकॉज पेशेंट की आंखें निकाल रहे हैं, राइट, पेशेंट एक ऑर्गन निकाल रहा है, सो इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा. एनकरेज द फैमिली टू वर्बलाइज फीलिंग्स रिलेटेड टू लॉस. पेशेंट के फैमिली मेंबर्स क्लाइंट को एनकरेज करेंगे कि उनका जो लॉस हो रहा है तो उनको क्या फील हो रहा है वो बोल सके, एक्सप्रेस कर सके. एनकरेज फैमिली मेंबर्स इन सपोर्ट केयर. फैमिली मेंबर्स को एनकरेज करना है कि वो केयर में सपोर्ट करे. कंसर्न एनपीओ वो सब तो कॉमन है, बट ये मेन हो गया उसका. पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी है, वाइटल साइंस चेक करेंगे, चेक द प्रेशर पैच और ड्रेसिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट रेड और अदर ड्रेनेज. पेशेंट की ये सर्जरी एक्सटेंट्रेशन या एन्यूक्लिएशन के बाद प्रेशर पैच अप्लाई किया होता है, सिर्फ पैच नहीं होगा, वो पैच ऐसे प्रेशर वाला होगा.
सो वो प्रेशर पैच देखना है कि रेड तो नहीं हो गया है, ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है एक्सेसिव। अगर इमीडिएटली रेड हो रहा है, इट इंडिकेट्स देयर इज अ हेमरेज, सो वो चेक करते रहना है इन शॉर्ट। रिपोर्ट चेंजेस इन द वाइटल साइंस और प्रेजेंस ऑफ ब्राइट रेड ड्रेनेज ऑन द प्रेशर पैच और ड्रेसिंग। पेशेंट के वाइटल्स चेंज हो रहे हैं, हाइपोटेकी एंड टेकीकार्डिया एंड टेकिपनिया हो रहा है, दिस इंडिकेट्स ब्लीडिंग। या तो उसका जो प्रेशर पैच था वो रेड ब्राइट रेड से भर गया है, या तो जो भी ड्रेसिंग था वो ब्राइट रेड डिस्चार्ज से भर गया है, सो इट इंडिकेट्स ब्लीडिंग। एंड ब्लीडिंग दिख रहा है तो इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करना होगा। सो दिस आर द पोस्ट ऑपरेटिव साइन एंड सिम्टम इंटरवेंशन मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट। अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes or no? Okay. Yes. Next condition है हाइफेमा। हाइफेमा मीन्स कभी सुना है? I don't think आपको पता होगा। Let's discuss what happens in hyphema. There is a presence of blood in the anterior chamber that occurs as a result of an injury. It usually resolves in 5 to 7 days. So let me show you. देखो आंखें ऐसी दिखती है। वी नो वेयर इज द इंटीरियर चैम्बर। ये आइरिस एंड कॉर्निया के बीच का इंटीरियर चैम्बर है, ये लेंस एंड आइरिस के बीच का ये जो है पोस्टीरियर है। सो ये जो इंटीरियर चैम्बर है, ये देखो इंटीरियर चैम्बर में ब्लड भर गया है। क्यों? कुछ इंजरी हुई, पेशेंट को पंच कर दिया, गिर गया, कुछ भी इंजरी हुई, सो उसकी वजह से कैपिलरीज रप्चर हो गई, बट वो ब्लडिंग कहाँ पर कलेक्ट हो गया? आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में। तो आपको ऐसा दिखेगा, अगर पेशेंट की आंखें देखोगे तो ऐसा ब्लड वाला भरा हुआ दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइफीमा। वो यूजुअली 5 से 7 दिन में, अगर आप ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होती है, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी होती है। बाकी वो खुद से ही कभी भी हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्रूसिंग और वो सब हो जाता है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करके ठीक कर देती है। तो वो यूजुअली 5 से 7 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाएगा। बट ड्यूरिंग दिस हाइफीमा हमें क्या इंटरवेंशन करनी है? साइन एंड सिम्टम क्या है? आप देखोगे पेशेंट की आंख, तो जहां पर आइरिस है वहां पर आपको ब्लीडिंग दिखेगा, स्क्लेरा में नहीं दिखेगा बिकॉज कॉर्निया क्या पीछे हुआ है। सो आइरिस आधी रेड दिखेगी आपको। सो दिस इज द साइन एंड सिम्टम। इंटरवेंशन क्या करना है? एनकरेज रेस्ट इन अ सेमी फाउलर पोजिशन। सेमी फाउलर पोजिशन में रेस्ट करवाना है। अवॉइड सडन आई मूवमेंट्स फॉर 3 to 5 days टू डिक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ ब्लीडिंग। अभी इंजरी हुई है, राइट? सो पेशेंट को ऐसा बोलना है कि 3 से 5 दिन तक आई मूवमेंट्स, ऐसे सडनली आई मूवमेंट्स ना करे, सडन चेंजेस ना करे आई मूवमेंट्स। सो फिर से ब्लीडिंग ना हो। एडमिनिस्टर साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स एज प्रिस्क्राइब टू रिलैक्स द आई मसल एंड टू प्लेस द आईज एट द रेस्ट। साइक्लोप्लेजिक मेडिकेशन देंगे तो आंखें पैरालाइज हो जाएगी टेम्पररी। सो पेशेंट को लाइक आंखों को रेस्ट मिल सके, जितना रेस्ट करेगा उतना जल्दी हीलिंग होगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द यूज ऑफ आई शील्ड और आई पैचेस एज प्रिस्क्राइब। पेशेंट को आंखें प्रोटेक्ट करने के लिए आई शील्ड या आई पैच यूज करना है। एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रेस्ट्रिक्ट द रीडिंग एंड लिमिट वॉचिंग टेलीविजन। ये 5 से 7 दिन वो खुद से ही होगा। वी आर नॉट गिविंग एनी मेडिकेशन टू हील दिस, राइट? हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आंखों को रेस्ट करने के लिए साइक्लोप्लेजिक मेडिकेशन हमने आई ड्रॉप्स दिए। पेशेंट को बोला है रीडिंग नहीं करना है, टीवी भी बहुत नहीं देखना है, उसको इन शॉर्ट रेस्ट करवाओ, आंखें अपने आप हील हो जाएगी, जो ब्लीडिंग हुआ है वो ठीक हो जाएगा। बट पेशेंट को ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन मीन्स वी नो दिस वर्ड, कॉन्ट्यूजन बहुत बार स्टडी किया है। इंटरनल ब्लीडिंग। हम्म, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। सो कोई पंच मारता है तो कैसा काला काला हो जाता है, दैट इज द इंटरनल ब्लीडिंग। सो बॉक्सर्स, अगर यहाँ पर मूवीज में हमने देखा होगा, फेस पर पंच लगता है आईज के आसपास, तो पूरी आईज कैसे ऐसे कॉन्ट्यूजन हो जाता है, पूरा काला काला हो जाता है, दैट इज द कॉन्ट्यूजन। कहीं भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ आई। आईज के आसपास कुछ पेशेंट को इतनी जोर से इंजरी हुई, किसी ने पंच मारा या कुछ हुआ, तो उसके आसपास ऐसे हेमाटोमा हो गया, ब्लीडिंग अंदर हो गया कलेक्शन, तो उसको हम कॉन्ट्यूजन बोलेंगे। ब्लीडिंग इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी। ये जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज है उसके नीचे कैपिलरीज छोटी छोटी रप्चर हो गई है, ब्लीडिंग हो गया, उसको हम कॉन्ट्यूजन बोलेंगे। अ कॉन्ट्यूजन कॉजेज ब्लैक आई। द डिस्कलरेशन डिसअपियर्स इन अबाउट 10 days। कॉन्ट्यूजन की वजह से ब्लैक आई हो जाती है, पूरा काला काला हो जाता है, एंड वो 10 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने आप ही होता है, सिर्फ हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा, वहां पर ऑब्वियसली इंजरी हुई है तो पेन होगा। फोटोफोबिया होगा, मतलब
Yes, patient cannot tolerate the light, नॉट इवन द रूम लाइट्स। नेचुरल सन की लाइट तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, बट ये लाइट भी टॉलरेट नहीं कर पाता, तो फोटोफोबिया होगा, पर एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, एंड डिप्लोबिया भी होता है पेशेंट को। टेम्पररी फेस के लिए सब डबल डबल दिखेगा। इंटरवेंशन क्या करनी है, पेशेंट को वहां पर आई सप्लाई करना है एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिसीव अ थोरो आई एग्जामिनेशन। आई सप्लाई करना है, पर पेशेंट को बोलना है कि प्रॉपर पूरा आई एग्जामिनेशन करवा दो। शायद इंजरी की वजह से अंदर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, वो रूल आउट हो जाए, बाकी ये तो ठीक हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडीज, मतलब आंख में कुछ चला गया है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो an object such as dust or dirt that enters the eye and causes irritation, छोटा इंसेक्ट भी जा सकता है, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी आंख में चला गया है, फॉरेन बॉडी चली गई है आंख में, जिसकी वजह से आंखों में इरिटेशन हो जाएगा। अब फॉरेन बॉडी जाती है तो साइन एंड सिम्टम तो उसे होंगे नहीं, कुछ अंदर चला गया, पेशेंट ने ऐसे रबिंग स्टार्ट कर दिया, पानी पानी निकलने लगा, दैट आर द साइन एंड सिम्टम्स। इंटरवेंशन क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, देखो। Have the client look upward, expose the lower lid, wet a cotton tip applicator with a normal saline, gently twist the swab over the particle and remove it. पता चला कैसे रिमूव करना है कि नहीं चला? Have the client look downward, sorry, upward. I have, मैं लेकर आई। पेशेंट को क्या बोलना है, ऊपर देखना है, ऐसे ऊपर देखेगा पेशेंट। कैन यू सी माई आईज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस। ओके, सो Yes. पेशेंट को ऊपर देखना है। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो लोअर आईलिड है वो उसको एक्सपोज करना है, ऐसे ओपन करना है। वी हैव टू टेक वन कॉटन एप्लीकेटर लाइक दिस, ईयरबड्स जैसा लेना है, उसको गीला करना है, ऐसा नहीं ले सकते। सो गीला कैसे करेंगे, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन में डीप करना है एंड देन वी हैव टू वेट दिस, एंड देन हम यहाँ पर लाइक लोअर आईलिड पर रखेंगे। इफ दिस इज अ लोअर आईलिड, हम ऐसे रोल करेंगे, कैन यू सी हियर, ऐसे रोल करके जो भी पार्टिकल है, डस्ट है, इंसेक्ट है, डर्ट है, जो भी कुछ गया है, ऐसे रोल करेंगे, सो वहां पर चिपक जाएगा एंड देन वी हैव टू रिमूव। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव दिस। ये तो हो गया, यहाँ पर दिख रहा है इसलिए। दूसरा इंटरवेंशन क्या है, इफ द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन, आपको दिख नहीं रहा है आंख में, पेशेंट कुछ भी चला जाता है तो हम ऐसे करते हैं कि मेरी आंख में कुछ गया है देखो, बट यहाँ पर कुछ है नहीं, इफ वी कैन नॉट सी दिस, तो क्या करना है, हैव द क्लाइंट लुक डाउनवर्ड, place a cotton applicator horizontally on the outer surface of the eyelid, grasp the lashes and pull the upper lid outward and over the cotton applicator. If the particle is seen, gently twist a swab over it and remove. यहाँ पर तो हमने ऐसे करके निकाल दिया, लाइक ऐसे रोटेशन मोशन में, बट अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, पेशेंट को पहले ऊपर दिखाया था हमने कि ऊपर देखो एंड देन वी आर डूइंग लाइक दिस, ऐसे करके निकाल रहे थे। अब पेशेंट को नीचे देखना है एंड ऊपर का जो आईलिड है वो देखा है कि ऐसा लोग करते हैं, ऊपर की आईलिड पूरी ऐसे बाहर निकाल देते हैं। सो वी हैव टू ग्रैब द लैशेस एंड वी हैव टू एक्सपोज दैट अपर आईलिड। अपर आईलिड ऐसे एक्सपोज करनी है, वहां पर होगा, यहाँ पर नहीं होता है तो वहां पर ही होता है। सो ऐसे एक्सपोज करनी है एंड देन अब हम ऐसे नहीं पकड़ सकते, यहाँ पर तो हम ऐसे भी पकड़ के निकाल सकते हैं, राइट, वर्टिकली, बट ऊपर निकालना है तो हमें वर्टिकली नहीं पकड़ना है, हॉरिजॉन्टली रखना है एंड अपर की आईलिड एक्सपोज करके उसको भी सेम गीला करके ऐसे ट्विस्टिंग मोशन में आप टच करवा के निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमूव। दिख रहा है आपको, जैसे ही लोअर, हमें पहले कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, फॉरेन बॉडी अंदर चली गई, कुछ अंदर चला गया, इमीडिएटली पहले बोलना है पेशेंट को ऊपर देखो एंड देन यू विल चेक द लोअर आईलिड्स। दिख रहा है तो इमीडिएटली कॉटन टिप से ऐसे गीला करके उसको निकाल दो, नहीं दिख रहा है तो हमें वो वाली मेथड करनी है कि नीचे दिखना है, फिर अपर आईलिड ऐसे एक्सपोज करनी है एंड देन हॉरिजॉन्टली पकड़कर ऐसे ट्विस्ट करके निकाल देना है। सो दिस इज हाउ वी रिमूव द फॉरेन बॉडीज। इंटरवेंशंस में आ सकता है, तो आपको इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे रिमूव करना है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब तो उसको सिर्फ इंजरी नहीं बोल सकते, पेनिट्रेटिंग मीन्स आर पार कुछ चला गया है, सो दैट इज पेनिट्रेटिंग। So an eye injury in which an object penetrates the eye. Contusion, that is also eye injury, but वो blunt है। Penetrating sharp है, मतलब आंख के अंदर penetrate हो गया है, so that is called as penetrating objects. So ऐसा होता है, आपके पास patient आया, for example
पेशेंट कोई है ऐसी कुछ शार्प चीज से खेल रहा था एंड सडनली इट गोज इनटू द आई, ऐसे आंख में घुस गया, तो ऐसे टाइम पर यू आर एन इमरजेंसी नर्स, तो क्या करना है? सो फर्स्ट, never remove the object because it may be holding the ocular structures in place. The object must be removed by PSCP. Imagine this situation, आप हॉस्पिटल में हो एंड आपके पास एक पेशेंट आया है, कुछ शार्प ऐसी पेन जैसा, कुछ शार्प पेन ही है, चलो समझो कि पेन है, पेशेंट की आंख में पेनिट्रेट हो गए है पूरा, थोड़ा पोर्शन ऐसे पूरा आंख में चला गया है एंड पेशेंट केम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ये चीज याद रखना, डोंट रिमूव दैट पेन, बिकॉज वो पेन अंदर गई है तो उसने इंजरी आंख को पकड़ के रखा है, अब पेन निकाल दोगे तो आंख भी निकल जाएगी, सो इट हैज होल्डिंग, इट इज होल्डिंग द ऑक्यूलर स्ट्रक्चर, सो डोंट रिमूव एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। कौन निकालेगा? पीएचसीपी आएंगे तो वो खुद निकालेंगे, हमें नहीं करना है। तब तक क्या करोगे फिर? सो कवर द आई विथ अ कप, पेपर और प्लास्टिक एंड टेप इट इन अ प्लेस। सो फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर कप्स एंड प्लास्टिक कप्स आते हैं ड्रिंक्स पीने के लिए, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐसा। सो जस्ट इमेजिन कि ये पेपर कप है, सो कुछ पेनिट्रेट हो गया है यहाँ पर, ये उसकी साइज छोटी है, हमें बड़ा कप लेना है, राइट, सो उसको ऐसे कवर कर दोगे तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये पेन है तो हम पेपर कप से कवर कर देंगे, तो अगर पेशेंट को झटका भी लगे तो कवर पेपर कप की वजह से वो अंदर नहीं चला जाएगा। सो पेपर या प्लास्टिक का कप लेके उसको आसपास ऐसे टेप कर देना है एंड ऑल्सो कवर द नॉन अफेक्टेड आई टू डिक्रीज द आई मूवमेंट। अब देखो, आप आपको मैं बोलूं कि ये आंख मूव नहीं करनी है, सिर्फ ये आंख मूव करनी है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे ये मूव करोगे दूसरी मूव हो जाएगी, सो ये आंख को हमें रेस्ट करवाना है, हमने उसके ऊपर पेपर कप या कुछ करके कवर तो कर दिया, बट ये आंख भी बंद करवा दो, कवर कर दो। क्यों? बिकॉज वो आंख से कोई आएगा तो पेशेंट ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पर पेन लगी हुई है, तो उससे भी वो आंखें मूव होगी, ज्यादा इंजरी होगी, सो ये आई भी कवर कर देनी है पेशेंट की। Do not allow the client to bend over or lie flat. These positions may move the object. Just imagine पेन है यहाँ पर, पेशेंट आगे मूव होगा तो भी ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, निकल सकता है शायद, पीछे बैंड होगा तो और ज्यादा अंदर जाएगा। सो इन शॉर्ट, पेशेंट लाई बैठना ही है पेशेंट को, पेशेंट कैन नॉट बेंड ओवर और पेशेंट कैन नॉट लाई फ्लैट, बिकॉज उससे ये ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज होगी और इंजरी बढ़ सकती है। डू नॉट प्लेस द प्रेशर ऑन द आई, आंखों पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है एंड द क्लाइंट इज सीन बाय पीएससीपी इमीडिएटली। पीएससीपी को 5-10 मिनट में आना ही होगा, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में आ रहा हूँ, तो पीएससीपी को इमीडिएटली ये पेशेंट को देखना है। एक्सरे एंड सीटी स्कैन ऑफ द ऑर्बिट आर यूजुअली ऑब्टेन, वो ऑब्जेक्ट है वो निकाले बगैर पहले एक्सरे एंड सीटी स्कैन करना है टू चेक कि ऑब्जेक्ट कहाँ तक है, क्या इंजरी हुई है, कितना अंदर है, तो एक्सरे एंड सीटी स्कैन करना है। एमआरआई इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मेटल कंटेनिंग प्रोजेक्टाइल मूवमेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर। अब उसको कुछ लगा है तो उसमें शायद मेटल हो एंड एमआरआई करेंगे तो अचानक से वो निकल जाएगा, हमने वो निकालना नहीं है, वरना वो आई भी निकल सकती है, इसीलिए एमआरआई नहीं करना है। एक्सरे सीटी स्कैन करके देख लो, एमआरआई करने जाओगे तो वो शायद अंदर मेटल हो, वी डोंट नो कि उसको क्या लगा है, तो निकल जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो एमआरआई नहीं कर सकते बट सीटी एंड वो एक्सरे करना होगा। ओके, सो दिस इज द इंटरवेंशन। फिर क्या करेंगे डॉक्टर्स? इन शॉर्ट वो ऑब्जेक्ट निकाल देंगे एंड जितना भी डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सर्जरी या ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। बट आपका काम क्या है? इन शॉर्ट, पेशेंट आता है तो पेशेंट की वाइटल्स ऐसे चेक कर लिया क्या है प्रॉब्लम है एंड उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर कप लगा देना है, जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक हिस्ट्री ले लो, वाइटल्स चेक कर लो, दूसरा जो भी आपका रूटीन है वो सब आप कर सकते हो, बट आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं हिलाना है। एंड वी नो कि जैसे ही डॉक्टर आएंगे पहले सीटी और एक्सरे का बोलेंगे, तो उसको पहले फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि एक पेशेंट है, सीटी या एक्सरे के लिए आएगा, सो कीप इट रेडी। उसकी जो आपको पेपर वर्क करने हैं वो सब आप करके रखोगे, सो टाइम वेस्ट नहीं होगा, जैसे ही डॉक्टर आएंगे सीटी एक्सरे हो जाएगा, फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसको क्या करना है, बट हमें तब तक वो पेशेंट को पोजिशन बेंड डाउन या लाई डाउन ये सब हम ध्यान रखेंगे। सो ये बीइंग अ नर्स ये आपका काम है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल बर्न्स, मतलब क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन કોઈ स्टूडेंट्स, व्हाट इज કેમિકલ આંખમાં એન્ટર થઈ ગયું છે यस, आंखों में અજાણતાથી. कुछ
केमिकल चला गया है, सो आंखें जल रही है, राइट, ऐसा बोलते हैं ना। कुछ भी, इवन सोप भी चला जाता है तो कैसे बर्निंग होता है, सो आंख में कुछ केमिकल चला गया है, सो बर्न हो गई है, जल रही है आंखें। एंड आई इंजरी इन विच अ कॉस्टिक सब्सटेंस एंटर्स द आई। ये केमिकल बर्न्स एक ऐसी इंजरी है कि जिसमें कुछ सब्सटेंस लाइक लिक्विड, ऐसा जलन कर सके ऐसा सब्सटेंस आंख में चला गया है। सो इंटरवेंशन क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो क्या करना है, तो आपको एक पूरा सिनारियो दिया है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। लेट्स सी द क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स। A client arrives in emergency department after sustaining a chemical splash to the eye. एक client emergency department में आया after like वो splash के बाद। The client tells the nurse that the bottle of nail polish remover fell off the counter when bending over to open a cabinet and that polish remover splashed into my right eye. So patient ने क्या बोला कि एक nail polish remover ऐसे टेबल पर था, मैं बेंड होने गई नीचे एंड सडनली वो गिर गया और उसके कुछ छींटे लाइक स्प्लैश ओवर हो गया मेरी राइट आंख में। Then the client reports that the eye was immediately flushed for about 15 minutes with tap water. Then the client was brought immediately to the emergency department. Client ने ऐसा बोला कि जैसे ही मेरा स्प्लैश हुआ, लाइक ये नेल पॉलिश रिमूवर आंख में गया, मैंने 15 मिनट तक कंटिन्यूअसली नल के पानी से मेरी आईज को इरिगेट किया, वॉश किया, एंड देन मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई। So on the arrival to emergency department, the nurse takes the following action. अब nurse के पास वो आई है तो बीइंग अ नर्स आप क्या करोगे? सो फर्स्ट क्विकली असेस द क्लाइंट्स विजुअल एक्यूटी। आंख के अंदर वो गया है तो विजुअल एक्यूटी चेक करो, उसको दिख रहा है कि नहीं, स्नेलन चार्ट और वो सब यूज देख करके चेक कर लो कि उसको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। चेक द पीएच ऑफ द आई। नॉर्मल पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 7.11 टू 7.1.5 लाइक ऐसा। 7.11 है और उसमें एडिशन कर दो 1.5 तो ये होगा। सो इतनी ज्यादा हो सकती है उसकी पीएच, इतने बीच में ही होगी। सो इन शॉर्ट इट इज न्यूट्रल। 7 है तो न्यूट्रल बोलते हैं, तो इतनी पीएच होनी चाहिए। पीएच कैसे चेक करेंगे? हाउ यू विल चेक द पीएच? लिटमस पेपर से ही आईज के ऊपर ऐसे अटैच करके चेक करना है कि कितनी पीएच है। सो इन शॉर्ट पीएच इतनी होनी चाहिए। इरिगेट द आई कंटिन्यूअसली अंटिल द पीएच इज एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। आपने पीएच चेक किया, आपको एसिडिक लगा या बेसिक लगा? तो एसिडिक है तो भी पानी से वॉश करना है, एंड बेसिक है तो भी पानी से। सो इन शॉर्ट इरिगेट करते रहना है कंटिन्यूअसली जब तक पीएच एक्सेप्टेबल लेवल 7.1 तक या 1.5 प्लस, प्लस और माइनस आगे पीछे, तब तक वहां तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको कंटिन्यूअसली इरिगेट करते रहना है। एंड कॉन्टेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को तब तक बुला लेना है। डॉक्यूमेंट द इवेंट, एक्शन टेकन एंड द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स। तो जब तक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं आ जाता, इन शॉर्ट आपको ये चीजें करनी है। पेशेंट को फटाफट असेसमेंट करना है, देख के असेसमेंट करना है, एंड विजुअल टेस्ट भी करना है कि उसको कैसा दिख रहा है, एक्यूटी क्या है, विजुअल एक्यूटी। एंड पेशेंट की पीएच चेक करनी है। अगर पेशेंट, चलो आपने पीएच चेक की एंड पीएच इज 7.1 प्लस और माइनस, तो क्या करोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके पास पेशेंट है, पेशेंट ने बोला कि मेरे आंख में गया था, मैंने 15 मिनट के लिए टैप वाटर से वॉश किया। हमारा फर्स्ट काम क्या है? असेसमेंट करना। असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। पेशेंट स्टेबल है तो असेसमेंट पहले करेंगे। फिर हमने असेसमेंट करके पीएच चेक किया, राइट। सो पीएच में पता चला कि पीएच 7.1 या प्लस और माइनस 1.5 है, तो क्या करोगे? एग्जाम में ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो क्या करोगे? वेट फॉर पीएचसीपी। यस, वेट फॉर पीएचसीपी, बिकॉज पीएच तो ओके है तो इरिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आएंगे, वो जो भी इंटरवेंशन करनी है वो करेंगे, तब तक हम उनका वेट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो आपको करनी है वो करो। आई की पीएच नॉर्मल नहीं है तो जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक आपको इरिगेट करना होगा। सो दिस इज द कॉमन इंटरवेंशन, ये चीज आपको करनी है। This is really important point that you have to remember. If a chemical splash to the eye occurs, treatment should begin immediately. आंख में कुछ भी जाता है, कोई भी केमिकल आंख में जाता है, कुछ भी क्यों ना हो, इमीडिएटली हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है विदाउट वेस्टिंग द टाइम।
क्या ट्रीटमेंट होगी? फ्लश द आईज विथ वाटर फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स एट द सीन ऑफ इंजरी। सो ये जो पेशेंट था वो एजुकेटेड था, उसको पता था कि आंख में कुछ भी जाए तो 15 मिनट के लिए एटलीस्ट इरिगेट करना है। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ये सबको पता होना चाहिए। जहां पर इंजरी हुई है एट द साइट ऑफ इंजरी आपको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर आउट ऑफ होम, कहीं पर भी आप बाहर हो एंड कुछ केमिकल गिर गया है, सो आपके पास जो भी पानी की भी बॉटल मिले, कुछ भी मिले, पानी से कंटिन्यूअसली 15 से 20 मिनट तक इरिगेट करते ही रहो। सो दिस इज द फर्स्ट इंटरवेंशन एट द सीन ऑफ इंजरी। देन द क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। पहले उसको ऐसा नहीं कि उसको हुआ है चलो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, क्यों? तब तक वो केमिकल साइज को डैमेज कर देगा। सो फर्स्ट इंटरवेंशन क्या है कि केमिकल को वॉश करना इंपॉर्टेंट है। सो कहीं पे भी है, हॉस्पिटल में है, घर पे है, बाहर है, पहले 15 से 20 मिनट तक इरिगेशन करना है, देन पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाना है। इफ पॉसिबल ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ केमिकल इन्वॉल्व। जैसे पेशेंट को पता था कि क्या गिरा है, पेशेंट न्यू, उसने इसीलिए बोला कि नेल पॉलिश रिमूवर था, बट अगर कुछ अलग केमिकल है जो दैट यू डोंट नो, तो हो सके तो उसका सैंपल भी केमिकल का लेके जाओ कि ये उसकी आंख में गिरा था। सो ये चीज याद रखना। ओके, ओके, नेक्स्ट है आई डोनेशन। आई टिश्यू डोनेशन मतलब जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, वैसे आई डोनेशन की बात हो रही है। सो डोनर आईज, आईज का डोनेशन कौन कर सकता है? लिविंग पर्सन, लाइव पर्सन कर सकता है, जस्ट लाइक किडनी? नो, ऑलवेज वो कैडेवर्स में से ही किया जाता है। लाइव पर्सन को भी देखने के लिए चाहिए होगी आई, किडनी तो दे सकता है बट आईज नहीं हो सकती। सो डोनर आईज डोनेट कौन कर सकता है? तो डोनर आईज आर ऑब्टेन फ्रॉम कैडेवर्स, जो ब्रेन डेड है उनकी बात है। जो जिनका हार्ट बंद हो गया है तो आंख भी सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो वो इमीडिएटली डैमेज हो जाती है। सो ब्रेन डेड है मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है बट पेशेंट वेंटिलेटर की वजह से जिंदा है। सो कैडेवर्स में से आई निकाल सकते हैं हम। डोनर आई मस्ट बी एन्यूक्लिएटेड सून आफ्टर डेथ एंड स्टोर्ड इन अ प्रिजर्विंग सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ रैपिड एंडोथेलियल सेल डेथ। आंखों के टिश्यू है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, राइट? सो जो कैडेवर्स है जो अभी वेंटिलेटर पर है, सो हमें पता है कि वो अब नहीं बचेंगे, राइट? सो जितना हो सके उतना जल्दी एन्यूक्लिएट करना किया जाता है। एन्यूक्लिएशन मतलब रिमूवल ऑफ एंटायर आईबॉल। रिमूवल ऑफ आई बॉल, अभी तो देखा एक्सेंट्रेशन एंड एन्यूक्लिएशन। सो इट इज एन्यूक्लिएटेड सून एंड फिर निकालने के बाद वो आई बॉल को एक प्रिजर्विंग सॉल्यूशन में स्टोर किया जाता है। Storage, handling, and coordination of donor tissue with the surgeon is provided by a network of state and national eye bank association. आई बैंक एसोसिएशन इन शॉर्ट के ऑर्गन डोनेशन वाले हैं, आईज के लिए स्पेशल होता है। तो वहां से हमने एक कैडेवर में से निकाला, उसको स्टोर किया प्रिजर्विंग सॉल्यूशन में, हैंडल किया, उसको दूसरी जगह पर पहुंचाना है। सो ये सारी चीजें कौन करेगा? ये जो बैंक आई बैंक एसोसिएशन के जो पर्सन होते हैं वो सर्जन के साथ मिलकर ये करेंगे। सर्जन, एक पर्सन पता चला कि क्या ये ब्रेन डेड है and हम उसकी फैमिली मेंबर से बोल दिया कि हाँ हमें डोनेट करना है, आई डोनेशन करना है, किसी को हेल्प हो जाएगी ऐसे करके। जो सर्जन पूरी कंसर्न करके लेगा एंड रिमूव कर देगा, फिर वो लोग आएंगे और वो वहां से हैंडल करके लेके जाएंगे। केयर ऑफ अ डिजीज क्लाइंट एज अ पोटेंशियल आई डोनर। अब हमें पता है कि वो पेशेंट मर गया है, डिजीज क्लाइंट मरा हुआ पेशेंट है, बट वो आई डोनर है, तो आंखें उसकी बचानी है, तो वो मरा हुआ पेशेंट है फिर भी उसकी केयर कैसे करोगे? इट इज नॉट कंप्लीटली डेड, वेंटिलेटर पर है, चलो कैडेवर है, तो उसकी केयर कैसे करनी है देखो। द ऑप्शन ऑफ आई डोनेशन इज डिस्कस विद द फैमिली। हमें पता चल गया कि अब जैसे ही वेंटिलेटर बंद करेंगे भी पेशेंट नहीं बचने वाला। सो उसके फैमिली मेंबर्स के साथ पहले डिस्कस कर दो कि आई डोनेशन ऐसा किया जा सकता है, उसकी आईज हेल्दी है, सो इफ यू वांट वी कैन डू दिस। रेज द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्रीज। अगर फैमिलीज अग्री हो जाती है तो फिर हमें हेड ऑफ द बेड, डिजीज पेशेंट का, ये डोनर पेशेंट की बात हो रही है, तो उसका हेड एलिवेट करके रखना है। इंस्टिल आई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स एज प्रिस्क्राइब। आंखें रिमूव करने से पहले आंखों में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स इंस्टिल करनी है एंड देन क्लोज द आईज एंड अप्लाई अ स्मॉल आइस पैक एज प्रिस्क्राइब टू द क्लोज आई। अब आंखें बंद कर दो पेशेंट की एंड उसके ऊपर आइस पैक रख दो। आइस से है ना वो सेल डैमेज स्लो हो जाता है। सो आंखें बंद करके उसके ऊपर आइस पैक, आइस पैच प्रॉपरली अप्लाई करके रख देना है एंड देन पेशेंट को प्रिपेयर कर देंगे सर्जरी के लिए, आंखें निकालने के लिए। सो दिस इज द केयर ऑफ अ डोनर पेशेंट। अब
प्री ऑपरेटिव केयर टू द रेसिपिएंट ऑफ द कॉर्निया। अब ऐसा पेशेंट जिसको रिसीव करनी है उसकी केयर क्या करोगे, उसके ऊपर भी सर्जरी होने वाली है। वो जो कैडेवर है उसकी प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी मरा हुआ ही है, राइट। इसमें केयर क्या करनी है, सो रेसिपिएंट मे बी टोल्ड ऑफ द टिश्यू दैट इज कॉर्निया अवेबिलिटी ओनली सेवरल आवर्स टू 1 day बिफोर द सर्जरी। जिसको रिसीव होने वाली है उसको सर्जरी के कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले उसको बोला जाता है कि आपके लिए कॉर्निया मिल गई है, मतलब पूरे आई में कॉर्निया इंपॉर्टेंट है। सो कॉर्निया डोनेशन, कॉर्निया भी बोलते हैं उसको, तो आपके लिए आई डोनर मिल गया है। असिस्ट इन एलिवेटिंग द क्लाइंट एंजाइटी, क्लाइंट को थोड़ी एंजाइटी होगी, लाइक सर्जरी होने वाली है, आंखें इम्प्लांट होंगे, सो क्लाइंट की एंजाइटी कम करने के लिए हेल्प करो, एलिवेट करने में हेल्प करो। असेस द रेसिपिएंट्स आईज फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन। पेशेंट की जो आईज है, पेशेंट ब्लाइंड है, उसकी आंखें निकाली नहीं है तो उसको दिखता नहीं है, तो उसकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन है या नहीं वो चेक करो, बिकॉज इन्फेक्शन होगा, आप सर्जरी करोगे, नई आंख डालोगे तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। सो इन्फेक्शन के लिए चेक कर दो। रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी रेडनेस, वाटरी और फ्लूरेंट ड्रेनेज और एडिमा अराउंड द रेसिपिएंट्स आई टू द पीएचसीपी। आंखें चेक करनी है, रेडनेस है कि नहीं, वाटरी या फ्लूरेंट ड्रेनेज निकल रहा है कि नहीं, एडिमा है कि नहीं, ये कुछ भी है तो पीएचसीपी को इमीडिएटली नोटिफाई करना है। तो अभी सर्जरी नहीं कर सकते, राइट, पोस्टपोन करनी पड़ेगी हम। इंस्टिल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स इनटू द रेसिपिएंट्स आई एज प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। अगर कुछ इंफेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्जरी करनी ही है, तो फिर एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल ड्रॉप्स इंस्टिल कर देने हैं कि इंफेक्शन का रिस्क प्रिवेंट कर सके। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन आईवी एज प्रिस्क्राइब। प्री ऑपरेटिव जो भी मेडिकेशन देनी है, पेशेंट को एनपीओ किया होगा तो आईवी फ्लूइड्स या जो भी मेडिकेशन देनी है वो सब हम प्री ऑपरेटिव फेज में दे देंगे। सो दिस इज द प्री ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है, अब उसने रिसीव कर ली, आंखें रिसीव कर ली, अब उसकी केयर क्या करनी है। सो आई इज कवर्ड विथ अ पैच एंड अ प्रोटेक्टिव शील्ड दैट इज लेफ्ट इन प्लेस फॉर 1 day। जो आई, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की एक आंख डैमेज थी या दोनों थी, तो वो आंख को कवर करके रखना है। आपने मूवीज में देखा होगा, पूरा ड्रेसिंग करके रखते हैं, फिर खोलते हैं, पेशेंट को पूछते हैं कि दिख रहा है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कवर द आईज, प्रोटेक्टिव शील्ड करके एक दिन के लिए कवर करके रखना है। डू नॉट रिमूव और चेंज द ड्रेसिंग विदाउट पीएचसीपी प्रिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं कि रोज रोज ड्रेसिंग चेंज करना है, खोलना है, विदाउट पीएचसीपी प्रिस्क्रिप्शन हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते या ओपन भी नहीं कर सकते। We have to monitor vital signs after surgery and monitor the level of consciousness. पेशेंट की कॉन्शियसनेस हमें चेक करनी होगी, वाइटल साइंस चेक करने होंगे। कॉमन जो पोस्ट ऑपरेटिव है, पेन के लिए चेक करोगे, एनाल्जेसिक्स दोगे, वो सब तो कॉमन है। सो ये सारी चीजें तो आ गई, पर इतना चीज करना होगा। सो दिस इज अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। असेस द आई ड्रेसिंग। हम ड्रेसिंग निकाल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट हमें असेसमेंट तो करना होगा कि उसमें से ब्लीडिंग कितना निकल रहा है, क्या है। Position the client with the head elevated on the non-operative side to reduce the IOP. हेड ऑफ बेड एलिवेट रखेंगे एंड पेशेंट को पोजीशन चेंज करनी है, तो फॉर एग्जांपल सिर्फ राइट आई उसकी खराब थी, हमने राइट आई ही ट्रांसप्लांट की, तो लेफ्ट आई तक उसके नॉन ऑपरेटिव साइड पर वो टर्न कर सकता है। ओरिएंट द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली, बार बार पेशेंट को फ्रीक्वेंटली ओरिएंट करवाना होगा, बिकॉज व्हाट इफ की दोनों आंखों पर पैच हो, सो उसको ओरिएंट करवाना है। पेशेंट को आदत नहीं थी, एक आंख से तो वो ऑलरेडी देख सकता था, अभी शायद दोनों बंद हो गई है, किया है, तो उसको ओरिएंटेशन करवाना होगा। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लीडिंग, वुंड लीकेज, इन्फेक्शन एंड टिश्यू रिजेक्शन। सर्जरी की वजह से ब्लीडिंग के लिए चेक करना है, दैट कुड बी अ कॉम्प्लिकेशन। वुंड में से लीकेज हो रहा है इंसिजन में से, या इन्फेक्शन हो गया, या रिजेक्शन, तो वो सारे साइन एंड सिम्टम्स चेक करने हैं। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट हाउ टू अप्लाई अ पैच एंड आई शील्ड। पेशेंट को सिखाना है कि घर पे भी लाइक कैसे पैच अप्लाई करना है, आई शील्ड कैसे पहनना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू वियर द आई शील्ड एट नाइट फॉर 1 month एंड व्हेनेवर अराउंड द स्मॉल चिल्ड्रन और पेट। पेशेंट को बोलना है कि 1 महीने तक हर रोज रात को वो आई शील्ड पहनना है घर पे, जैसे पायरेट्स कैसे पहनते हैं वैसे पैच पहनना होगा। एंड रात को तो पहनना है, बट जब भी छोटे बच्चों के आसपास हो या पेट्स घर में हो उसके आसपास हो तब भी पहन के रखना है। एडवाइज द क्लाइंट नॉट टू रब द आईज, आईज को रब नहीं करना है। एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एक्टिविटीज दैट इंक्रीजेस द आईओपी। पेशेंट को बोलना है ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करे कि जिसकी वजह से आईओपी इंक्रीज हो सके। सो ये सारी पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन एजुकेशन देंगे। ओके, अब सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है आफ्टर सर्जरी? ट्रांसप्लांटेशन के बाद सबसे कॉमन क्या होता है? व्हाट हैपेंस?
रिजेक्शन सबसे कॉमन है, राइट? सो ग्राफ्ट रिजेक्शन सबसे कॉमन है। सो रिजेक्शन कभी भी हो सकता है, लाइक विद इन 48 आवर्स या विद इन सेवरल ईयर्स, कभी भी रिजेक्शन हो सकता है। सो इन्फॉर्म द क्लाइंट द साइंस ऑफ रिजेक्शन। पेशेंट को सिखाना होगा कि व्हाट आर द साइंस ऑफ रिजेक्शन। तो क्या होगा साइन एंड सिम्टम्स में? सो देयर विल बी रेडनेस, पेशेंट को रेडनेस हो जाएगी। यू कैन सी ये जो फर्स्ट है ना, ये वो पेशेंट की सर्जरी होने के बाद ये सूचर्स लिए गए हैं, राइट? कॉर्निया वहां पर सूचर्स लेके स्टिक किया है, ये नॉर्मल सर्जरी के बाद का है, एंड ये रिजेक्शन वाला है। सो दिस इज द डिफरेंस। सर्जरी के बाद आंखें ऐसी दिखती है, रिजेक्शन होने के बाद ऐसी दिखेगी। सो रेडनेस हो जाएगा बहुत ज्यादा, स्वेलिंग होगा, डिक्रीज विजन एंड पेन होगा। RSVP, व्हाट इज RSVP? Yes, redness, swelling, decreased vision and pain. So RSVP is the sign of rejection. तो question में ऐसा लिखा हो, after eye transplantation, corneal transplantation, there is a presence of RSVP. So what do you interpret this statement? How do you interpret this statement? ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ है। सो ये वर्ड याद रखना। आई हैव सीन मैनी अ टाइम्स दे डोंट राइट द फुल वर्ड्स, रेडनेस, स्वेलिंग, RSVP है ऐसा ही लिखते हैं, तो उससे पता चलना चाहिए कि ओके रिजेक्शन की बात कर रही है। द आई इज ट्रीटेड, द आई इज ट्रीटेड विद टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आईज में पेशेंट को ओरली भी दिया जाता है एंड टॉपिकल आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाएगा। तो ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये पेशेंट को ध्यान रखना होगा। कोई भी ट्रांसप्लांटेशन हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, बट आंखों में तो टॉपिकल भी हम दे सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन्फेक्शियस लास्ट टॉपिक है, वो हम कल देखेंगे। देयर आर 4 टॉपिक्स, कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, ऑर्डियोलम एंड कैलेजियन, कल देखेंगे। ओके, ऑनलाइन लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? रेटिनल डिटैचमेंट देखा। रेटिनल डिटैचमेंट मतलब रेटिनल लेयर कोरोइड से सेपरेट हो गया है। 2 रीजन की वजह से हो सकता है, या तो कोरोइड एंड रेटिना के बीच में फ्लूइड बढ़ गया है, या तो ट्यूमर की वजह से। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सो पेशेंट आपको क्या बोलेगा? उसको ऐसे काला काला ऐसे पर्दा जैसा गिर रहा है ऐसा दिखेगा, काले काले धब्बे दिख रहे हैं। सो दिस इज द कॉमन स्टेटमेंट। देन फ्लैशेस ऑफ लाइट होगा, ब्लड विजन होगा, एंड विजुअल फील्ड उसका चला जाएगा, बिकॉज रेटिना इज द फॉर विजन, तो विजुअल फील्ड सेंटर से पेरिफेरल या दोनों में चला जाता है। इमीडिएट इंटरवेंशन, अगर हम ये जो रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है हम इमीडिएटली कुछ नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे फुल डिटैच हो जाएगा। सो इमीडिएट डिटैचमेंट में हमें एक ही करना होता है कि सर्जरी करनी, बट सर्जरी ना हो तब तक हमें ये ध्यान रखना है कि आईज पर पैच पहना देंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट करवाएंगे, पेशेंट की पोजीशन प्रॉपर मेंटेन करनी है एंड इंजरी होने से बचाना है पेशेंट को। आई हेड की जर्की मूवमेंट्स नहीं करवानी है। ये सब तक जब तक हम करते हैं तब तक सर्जरी के लिए भी उसको रेडी करना होगा। सर्जरी में हम 6 प्रोसीजर कर सकते हैं। ड्रेनिंग मतलब जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है उसको ड्रेन करना है। क्रायो सर्जरी, कोल्ड प्रोब अप्लाई करके इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करके हम उसको चिपका रहे हैं। डायथर्मल हीट एप्लीकेशन करके जो इलेक्ट्रोड है, तो जो प्रोब है उसमें से हीट अप्लाई करके इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करके चिपका रहे हैं। लेजर थेरेपी, लेजर देकर हम इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करके चिपका रहे हैं। स्क्लेरल बकलिंग, एक बैंड जैसा होता है जो पूरे स्क्लेरा पर ऐसे बांध दिया जाता है, इन शॉर्ट रबरिंग जैसा है, वो बांध देंगे। धीरे धीरे वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा, स्कार टिश्यू बन के चिपक जाएगा, तो चिपक जाए फिर हम निकाल सकते हैं। एंड इंसर्शन ऑफ गैस और सिलिकॉन ऑयल। सो आई बॉल के अंदर जो ये विट्रस बॉडी है वहां पर गैस इंसर्ट कर सकते हैं या सिलिकॉन ऑयल इंसर्ट कर सकते हैं कि जिससे रेटिना पर प्रेशर पड़े एंड वो चिपक जाए। उसके पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखे थे हमने कि क्या ध्यान रखना है। फिर हमने देखा मैक्यूलर डिजनरेशन। इन शॉर्ट जो मैक्यूला है, जो मेन पॉइंट है हमारे विजन के लिए, सेंट्रल पॉइंट, शार्प विजन, कीन विजन, उसके लिए जो मेन पॉइंट है वो ही डिजनरेट हो रहा है। तो 2 रीजन की वजह से हो सकता है, एक तो एक्सुडेटिव एंड एक एट्रोफिक। एट्रोपिक है उसको एज रिलेटेड भी बोलते हैं और ड्राई टाइप का भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पर ब्लड सप्लाई ड्यू टू एजिंग, कैपिलरीज डैमेज हो रही है, ऐसा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इस्केमिया हो जाएगा, इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस, तो मैक्यूला डिजनरेट हो गया। एक्सुडेटिव में वहां पर फ्लूइड या ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है, so, दोनों के लेयर सेपरेट हो गए, बीच में फ्लूइड और ब्लड आ गया तो भी ब्लड सप्लाई बंद हो गया और धीरे धीरे मैक्यूला डैमेज हो गया। साइन एंड सिम्टम्स क्या है?
तो उसमें धीरे धीरे सेंट्रल विजन चला जाता है एंड पेशेंट को एकदम ब्लर, एकदम डिस्टॉर्टेड विजन लगेगा। अब इसकी लाइक एक बार मैक्यूला डीजनरेट हो गया है तो हम सर्जरी करके या मेडिसिन देके उसको रिपेयर तो नहीं कर सकते, जितना बचा है उसको ही बचाना है। एज रिलेटेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ड्राई वाला है तो पेशेंट को पता चला कि हाँ उसको प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को सिर्फ आई ड्रॉप्स लाइफ लॉन्ग लेने होंगे कि एटलीस्ट बच कर रहे। वेट वाला है तो हम ये लेजर सर्जरी या ड्रेनिंग या कुछ भी करके हम वो फ्लूइड है या ब्लड वेसल चलो लीक हो रही है तो उसको सील कर दे, क्वार्टराइजेशन करके ऐसा कुछ करके बंद भी कर सकते हैं। बट एज रिलेटेड में तो लाइफ लॉन्ग उसको आई ड्रॉप्स लेने पड़ेंगे, वो भी उसको पता चलता है अर्ली तो, लेट पता चल जाए ऑलरेडी डीजनरेट हो जाए तो उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हमने देखा ऑक्यूलर मिलानोमा, मतलब आइस का कैंसर कहाँ होता है, यूवियल ट्रैक्ट में होता है। कोरॉइड लेयर में सबसे कॉमन, कोरॉइड लेयर में सारी जगह आ गई, पूरा अंदर का सेंटर लेयर, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी मसल्स एंड कोरॉइड पूरा रेटिना पर कवर है तो मैक्यूला के आगे सब जगह आ गए। सो इन शॉर्ट यूवियल ट्रैक्ट में कैंसर होता है क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा है। रूटीन एग्जामिनेशन में हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को ट्यूमर है। अगर मैक्यूलर एरिया इन्वॉल्व है तो पेशेंट को ब्लर विजन दिखेगा। कैनाल ऑफ स्कैल्प इन्वॉल्व हो गई है तो पेशेंट का आईओ भी बढ़ जाएगा। आइरिस इन्वेड हो गई है तो आइरिस का कलर चेंज हो जाएगा, सोनोग्राफी करके पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी, तीन ही ऑप्शन है। तो कीमो हम दे सकते हैं आईवी, रेडिएशन में ब्रेकीथेरापी हम कर सकते हैं आइस के ऊपर, स्क्लेरा के साथ ही वो रेडियो आइसोटोप हम स्टिच कर देंगे, वहां से रेडिएशन निकलता रहेगा। इन सर्जरी में दो सर्जरी कर सकते हैं, एन्यूक्लिएशन एंड एक्सेंट्रेशन। एन्यूक्लिएशन मतलब आईबॉल रिमूव करना, एक्सेंट्रेशन मतलब आईबॉल के साथ साथ जो मसल्स है, बोन्स है, सब कुछ इन शॉर्ट रिमूव कर देना। उसकी हमने प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखी। फिर हमने देखा हाइफेमा। हाइफेमा मतलब पेशेंट को इंजरी हुई है, इंजरी की वजह से ब्लड अक्यूमुलेट हुआ है, कहाँ पर, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में, बराबर, कॉर्निया के पीछे एंड आइरिस के पहले, सो उनके बीच में ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है। वो खुद से हील हो जाएगा 5 से 7 दिन में। तब तक हमें सिर्फ पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, पेशेंट को लाइक सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, पेशेंट को बोलना है सडन आई मूवमेंट, हेड मूवमेंट, जर के मूवमेंट्स भी ना करे, बेंडिंग डाउन होना है, सब कुछ भी ना करे। इन शॉर्ट उसको रेस्ट करवाना है। साइक्लोप्लेजिक मेडिकेशन दे सकते हैं कि जिससे पैरालाइज हो जाए तो पेशेंट की आंखों को रेस्ट मिल सकता है। पेशेंट को बोलना है आई शील्ड पहन के रखे एंड रीडिंग या टेलीविजन वो सब कम देखे, ना देखे तो बेटर है बट कम देखे। सो ये सारी चीजें ध्यान रख सकता है पेशेंट। ओके, पेशेंट को अगर शायद पेन हो रहा है इंजरी की वजह से तो एनाल्जेसिक्स भी दे सकता है। सो कंप्लीटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है, उसको ट्रीट करने के लिए वो खुद से ट्रीट हो जाएगा। फिर हमने कॉन्ट्यूजन देखा, दैट इज ऑल्सो इंजरी। पेशेंट को अगर लाइक ब्लंट ट्रॉमा होता है तो सॉफ्ट टिश्यूज के नीचे ब्लीडिंग हो जाएगा, सो ब्लैक आई हो जाएगी एंड पेशेंट को पेन भी होगा, स्टार्टिंग में फोटोफोबिया भी होगा, पेन के साथ साथ एडिमा भी हो जाएगा, डिप्लोपिया भी होगा, वो भी अपने आप से हील हो जाता है। उसके लिए भी सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आई सप्लाई करना है। और पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स भी ले सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एनाल्जेसिक्स ले सकता है। बट हाँ, पेशेंट को थोरो आई एग्जामिनेशन एक बार करवा लेना है। हाइफेमा में भी करवा सकता है टू चेक कि फर्दर इंजरी तो नहीं हुई, तो एक बार प्रॉपर डिटेल थोरो आई एग्जामिनेशन करवा लेना बेटर होगा। फिर हमने देखा फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब कुछ भी आंखों के अंदर चला गया है, आंखों के अंदर कुछ भी चला गया है। सो कैसे रिमूव करना है, पहले कोई भी पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेके आता है कि फॉरेन बॉडी चली गई है तो पहले उसको ऊपर देखने के लिए बोलना है एंड वी विल एक्सपोज द लोअर आईलिड एंड जो भी कॉटन टिप है उसको गीला करना है स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से एंड डायरेक्टली निकाल देना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, फिर पेशेंट को बोलना है नीचे देखे एंड हम फिर अपर आईलिड को पूरा एक्सपोज करेंगे एंड अब हम हॉरिजॉन्टली पकड़कर निकाल लेंगे। फिर हमने पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट देखा था, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट आंख के अंदर चला गया है। सो ऐसा कोई पेशेंट आता है तो क्या करना है, सो पहले तो पेशेंट को वो ऑब्जेक्ट निकालना नहीं है, हमें उसको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है, ऑब्जेक्ट निकालना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि लाओ ऐसे चेक करो, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल। एंड उसके ऊपर एक कप या प्लास्टिक कप, पेपर का कोई भी कप ऐसे जो थोड़ी, जितना जितना पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी इतना लंबा होना चाहिए जो भी चीज है,
उसको कवर करके रखना है कि जिससे वो ज्यादा अंदर या बाहर ना हो सके। पेशेंट को ऐसे बेंड डाउन नहीं करवाना है, पीछे सोना है नहीं लेना है, जैसा बैठा है वैसा ही बैठे रहने देना है। अब पेशेंट दूसरी आई खुली रखोगे तो वो मूव करता रहेगा, तो उसकी वजह से वो इंजर्ड वाली भी मूव होगी। सो दूसरी हेल्दी आई भी कवर करके रख दो। फिर पीएचसी पे आएंगे तो वो सीटी स्कैन एक्सरे करवा के देख लेंगे। एमआरआई करवा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट टेक अ रिस्क। अगर उसमें कुछ मेटल पार्ट हुआ तो पूरी आंख बाहर आ जाएगी ऐसे खींच कर एमआरआई की वजह से, तो एमआरआई नहीं कर सकते। सीटी स्कैन और वो सब हम कर सकते हैं। केमिकल बर्न्स हमने देखा, कुछ भी लाइक आंखें जलन करने वाला कुछ भी केमिकल आंखों में चला जाए उसको हम बोलते हैं केमिकल बर्न्स ऑफ आई, जिससे आंखें जल सकती है, जलन होगी। सो हमने रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। what અને પછી ઇમરજન્સીમાં અમને ડિપાર્ટમેન્ટમાં લઈ જવું જોઈએ અને પોસિબલ હોય તો જે રેગ્યુલર હાથમાં હોય છે કેમિકલ Okay, online students, what is this read important point? કંઈ પણ કેમિકલ સ્પ્લેશ આંખમાં થયું છે તો ટ્રીટમેન્ટ ઇમિડિયેટલી આપણે શરૂ કરી દેવાની. દેન એટ ધ સીન ઓફ ઇન્જરી આઈસ ફ્લશ કરવાની વિથ વોટર એટલીસ્ટ 15 to 20 મિનિટ, અને દેન ક્લાયન્ટને ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં બ્રોડ કરવાનો લાવવાનો. અને જે બની શકે તો જે કેમિકલ ઇન્વોલ્વ છે આ સ્પ્લેશમાં એનું સેમ્પલ લેવાનું. यस, नहीं पता है तो सैंपल ले लो, पता है तो सीधा बोल सकते हो कि ये है। सो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम इरिगेट करेंगे, पहले इरिगेशन है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रायोरिटी स्टेप क्या है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन, इरिगेशन इज अवर प्रायोरिटी इंटरवेंशन, वी शुड नो दिस। सो हमने इंटरवेंशन देखी कि पेशेंट ऑलरेडी इरिगेट करके आया है, तो आपकी इंटरवेंशन क्या होगी? पहले असेसमेंट कर दिया, फटाफट क्विकली हमने असेसमेंट कर दिया कि पेशेंट को दिखता कैसा है, ब्लर विजन है कि देखने में प्रॉब्लम है, एंड देन वी चेक द पीएच। पीएच चेक कर लिया, पीएच 7.1 या 1 के आगे पीछे है, प्लस और माइनस 1.5 है तो ओके, नहीं है तो जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक हमें इरिगेशन चालू ही रखना है। नो डाउट पेशेंट ने 15 से 20 मिनट तक किया, दैट इज गुड, अच्छी बात है, बट नहीं हुआ है नॉर्मल तो फिर हमें और इरिगेशन करना है। वी हैव टू वेट अंटिल द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कम, तब तक हम डॉक्यूमेंटेशन और वो करेंगे, सिर्फ इरिगेशन दैट इज द मेन की। फिर उसके बाद जो भी इंटरवेंशन करनी है वो डिसाइड करेंगे। फिर हमने आई डोनेशन देखा, डोनर आईज डोनेट कौन कर सकता है? सो सिंपली कैडेवर। कैडेवर हमें पता चलता है कि इसकी आई डोनेट करनी है तो इमीडिएटली उसकी आई एन्यूक्लिएट करने के बाद प्रिजर्विंग सॉल्यूशन में रखेंगे जिससे वो डैमेज ना हो जाए, एंड उसको प्रॉपर्ली स्टोर करके ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग वो सब जो आई डोनेशन बैंक एसोसिएशन वाले हैं वो सर्जन के साथ मिलकर ये सब करेंगे। अब जो आई डोनेट करने वाला है वो भले डिजीज पर्सन है बट उसकी केयर क्या करनी है, सो इमीडिएटली वी नो कि ये पर्सन ऐसे है तो उसके फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस कर लेंगे कि लाइक पेशेंट इज नॉट गोइंग टू लिव, सो उसकी आई आप डोनेट कर सकते हो इफ यू वांट। सो वो रेडी हो जाते हैं तो इमीडिएटली हेड ऑफ द बेड एलिवेट करना है, पेशेंट की आंखों में एंटीबायोटिक्स इंस्टिल कर देंगे कि जब ट्रांसप्लांटेशन हो तो इन्फेक्शन ना हो, एंड पेशेंट की आंखों बंद करके उसके ऊपर आइस अप्लाई करना है कि वो प्रिजर्व रहे, आइस की वजह से वो स्टोर रह सके। एंड जो रेसिपिएंट है उसकी केयर क्या करनी है, तो उसको पहले से नहीं बताना है कि कॉर्निया अवेलेबिलिटी हो गई है, उसको कुछ घंटे या एक दिन पहले ही हम इन्फॉर्म करेंगे कि आपके लिए कॉर्निया डोनर मिल गया है, आई डोनर मिल गया है। एंड देन सेम उसकी एंजाइटी रिलीव करनी है, उसको भी इन्फेक्शन है या नहीं चेक करना है, डिस्चार्ज ड्रेनेज है कि नहीं वो सब चेक करना है, एंड पेशेंट के अंदर भी एंटीबायोटिक इंस्टिल कर देंगे ड्रॉप्स, एंड आईवी फ्लूइड्स जो भी प्री ऑप मेडिकेशन है वो देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेशेंट को पैच पहन के रखना होगा, ड्रेसिंग हम खोल भी नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, सिर्फ मॉनिटर करना है कि ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं, तो वो सब हम चेक करेंगे। एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन दैट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी ट्रांसप्लांटेशन। सो आई में ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा? देयर विल बी आरएसवीपी। व्हाट इज आरएसवीपी? पेन। सो ये लिख लो, आरएसवीपी इज द साइन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन इन आईज, रेडनेस, स्वेलिंग, डिक्रीज विजन एंड पेन। सो आरएसवीपी है, इसका मतलब कि जो मैंने इम्प्लांटेशन किया था वो रिजेक्ट हो गया है। सो देयर इज अ विजुअल डिफरेंस कि कैसा होता है, पूरा ऐसा ब्लर ब्लर धुंधला हो गया है। सो एक पहला ए विजन है दैट इज आफ्टर सर्जरी, एंड बी है वो रिजेक्शन की सर्जरी है।
रिजेक्शन की कॉम्प्लिकेशन का इमेज है। सो रिजेक्शन होता है तो हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा देने होंगे, ओरल भी डोज इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा करना है। अगर लाइक हमने पहले देखा था कि किडनीज में सडनली हमने ट्रांसप्लांट किया रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसको निकालना ही पड़ेगा, बट अगर लेटर ऑन होता है तो ये हम कर सकते हैं। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पेशेंट को सिखाना होगा, घर हॉस्पिटल में नहीं हुआ, घर पे हुआ, तो पेशेंट को भी पता चलना चाहिए कि आरएसवीपी वो रिजेक्शन की साइंस है, तो वो इन्फॉर्म कर सके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, Yes or ma'am. no? Okay, so there is an important notice. This Saturday you are having a test of renal problems and eye and ear problems. So दो चैप्टर का टेस्ट होगा, सेम 85 क्वेश्चंस होंगे, वेटेज पता नहीं कितना है बट 85 क्वेश्चंस होंगे। ओके, एंड आई हैव क्रिएटेड वन ग्रुप। अगर कोई बाकी है, मैंने ग्रुप बनाया है, अगर कोई वो पर्सन लाइक ग्रुप है बट वो अंदर ग्रुप के अंदर नहीं है मॉर्निंग बैच का, सो दे कैन मैसेज मी, शायद कोई रह गया हो, तो जिसको नहीं पता है एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो कि ग्रुप बनाया गया है, सो कोई रह गया हो तो पता चल जाए। ओके, सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, like